परमात्मा को याद करके हम अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। सब बहन भाइयों को जो है अपनी आज हमारा स्वतंत्रता दिवस है जो 75 है उसकी बधाइयां देंगे। ठीक है दीदी, हम्म। सबको आशीर्वाद दे दो हाँ जी। और क्लास शुरू करो। हाँ जी भैया, बहुत बहुत आशीर्वाद सबको, स्वतंत्रता दिवस मुबारक हो। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोहे सब साहुणम। ऐसो पंच नमोकारो सब पाव पनासनो, मंगलानंच सव्य सिंह परमम हवै मंगलम। मंगलानंच सव्य सिंह परमम हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो गुरुभ्यो नमो नमः। हाँ जी भैया। सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत नमस्ते बधाई। मैडम। और हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। नमस्ते। नमस्कार जी। इसमें क्या है कि नमस्कार वैदिक, भाई साहब, नमस्कार। नमस्कार जी नमस्कार। आओ सर। नमस्कार। देखो इसमें क्या है नमस्कार। कि वैदिक जो है ना, वैदिक के अंदर डिविजनल हाँ, चार्ट जो है वो इम्पोर्टेंस रखता है। क्या चीज? हाँ डिविजनल चार्ट, ठीक है ना। हाँ एक बार म्यूट शोर कर आ लो रहा है आप। भैया, कहाँ से आ हाँ रहा है? रज्जू भैया हाँ, म्यूट कर लो सही एक कर बार। रहे हाँ एक हैं। बार हाँ म्यूट कर लो, मैं थोड़ी देर में ऑन करवाता हूँ। हाँ ठीक है। उसके बाद में क्या है, डिविजनल चार्ट जो है वो इम्पोर्टेंस रखता है अपनी। और डिविजनल चार्ट का मतलब ये है कि एक्यूरेसी की तरफ जाना। जैसे हमारे हाँ 12 घर हैं, एक से लेके 12 हम्म, तक 12 घरों के अलग अलग वो हैं अपने प्रभाव। जैसे D1 जो है वो हम देखते हैं अपने उसके लिए, लगन वगैरह के लिए, है ना। हम्म, इसी तरह से डी टू अपना, सॉरी D1 नहीं, पहले हम देखते हैं पहला भाव। पहला भाव जो है हमारा तन के लिए है, दूसरा हमारा धन के लिए है, तीसरा हमारा हाँ बल के लिए हाँ है, चौथा हमारा सुख के लिए है। तो इसी तरह से डिविजनल हाँ चार्ट जो है वो भी इसी तरह से किए जाते हैं। D1 चार्ट, होरा हाँ चार्ट खुद को देखने के लिए, D2 हमारा धन देखने के लिए, D3 हमारा पराक्रम देखने के लिए। ठीक है। इसी तरह से D60 तक ठीक। चार्ट है। D60 तक चार्ट है। D60 तक चार्ट होने का मतलब ये है, एक राशि जो है हमारी 30 डिग्री की होती है। 30 डिग्री को जब हम D2 करते हैं तो D1 का मतलब ये हो गया कि हमारे पास में घंटे हैं 24 दिन में, और घर है हमारे पास में 12। ठीक है ना। तो 12 को जब 24 से भाग दिया तो 2 घंटे का आ गया, तो 2 घंटे का एक घर मान के चल लिया हमने मोटा मोटी। ठीक है। उसके बाद में होरा बोलते हैं, होरे को हम घंटा भी बोलते हैं, आवर, HOUR, आवर, आवर मैंने घंटा, 1 घंटा। ठीक है ना। जब 2 घंटे का लगन था तो D2 चार्ट का मतलब ये हो गया 2 घंटे की जगह वो 1 घंटे का लगन हो गया। ठीक है। इसी तरह से D3 चार्ट है। D3 चार्ट का मतलब ये है 30 डिग्री का जो हमारा राशि थी उसको हमने 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। 10-10 डिग्री के 3 चार्ट बन के निकल के आ गए, 10 या 30, तो 10 डिग्री का एक लगन बन के आ गया। इस तरह से हम D60 तक जाते हैं। D60 का मतलब ये है 30 डिग्री के लगन को हमने 60 से डिवाइड किया, आधा डिग्री का लगन हमारे को निकल के आ गया। तो जितना ज्यादा हम एक्यूरेसी की तरफ जाते हैं उतना जाते हैं। अब उसमें क्या है कि बहुत ज्यादा गहराई में ना जाके षड वर्ग बोला जाता है। षड वर्ग का मतलब 6 वर्ग ऐसे हैं जिनको इंपॉर्टेंस दी गई है। इसमें D1 जो है वो महत्वपूर्ण है, D1, D2, D3। उसके बाद में D9 और D12 को इंपॉर्टेंस दी गई है। और षड वर्ग के अंदर छठा वर्ग जो है वो D30 आया है। यानी कि 1 डिग्री का एक लगन बन जाता है, इतना सफिशियंट माना है। ठीक है। कुछ एस्ट्रोलॉजर जो हैं सप्त वर्ग में विश्वास रखते हैं, सप्त वर्ग में उन्होंने D7 को भी इन्वॉल्व किया है। ठीक है। रफली या मोटा मोटी आप ये कह सकते हो, जोन से घर से जिस भाव को देखते हो, जिस भाव के कारक तत्वों को देखते हो जोन से घर से, उसी उसके डिविजनल चार्ट से हम लोग उसको एक्यूरेसी की तरफ लेके जाते हैं। उसके बाद में क्या है कि लगन का महत्व बहुत ज्यादा है। उसके बाद में हमारा है कारक तरह का, कारक भाव का। यानी कि लगन जो है वो इंपॉर्टेंस रखता है। और एस्ट्रोलॉजर्स का कहना है कि अगर आप लगन और लग्नेश को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आप 60 से लेके 75% तक प्रेडिक्शन दे सकते हैं, क्योंकि जातक जो है, जातक के बारे में सारी डिटेल वो देता है। ठीक है।
उसके बाद में क्या है, जो ग्रह अपने या मित्र ग्रह के नवांश में हो उसकी दशा शुभ फल देती है। ठीक है, यानी कि कोई भी प्लेनेट खुद के राशि में बैठा हो या खुद के नवांश में बैठा हो या मित्र के घर में बैठा हो या मित्र के नवांश में बैठा हो। खुद खुद का नवांश या मित्र का नवांश किसको बोलेंगे भैया? हाँ, ये चीज मैं चाह रहा था कि बोलें। इसमें क्या है कि जैसे हमने केपी के अंदर पढ़ा था, केपी में हमने पढ़ा कि नक्षत्र के 9 टुकड़े किए गए थे, वैसे ही वैदिक के अंदर राशि के 9 टुकड़े किए जाते हैं। जब राशि के 9 टुकड़े किए जाते हैं तो एक राशि का 9वां हिस्सा यानी कि एक नक्षत्र का एक चरण, यानी कि 3.20 डिग्री का एक नवांश होता है। ठीक है, जैसे एक राशि के अंदर 2.25 नक्षत्र होते हैं, 2.25 नक्षत्र का मतलब ये हो गया कि 3 प्लेनेट उसमें आएंगे जो अलग अलग अपना प्रभुत्व रखेंगे। या यूं समझो, एक पिता की 3 संतान हो गई, 3 संतान को अपना अपना हिस्सा चाहिए, किसी को 4 चरण चाहिए, किसी को 4 चरण चाहिए, किसी को 1 चरण चाहिए। ठीक है, दूसरी राशि की बात करें तो पहले बेटे को 3 चरण चाहिए, दूसरे को 4 चरण चाहिए और तीसरे को 3 4 7 और 2 चरण चाहिए। क्लियर है? एग्जाम्पल के लिए जैसे अपना नवांश कैसे मानेंगे उसको कि कौन किसी की मेष राशि है मान लो, हाँ जी, है ना? हाँ। और मेष राशि रजू की भैया बोलेंगे कुछ जब तक नवांश के ऊपर? हाँ जी, रजू भैया नवांश के ऊपर बोलेंगे क्या? रुजु भैया, कोई नहीं, मैं अच्छा बोलता हूँ, है, मैं बोलता हूँ। हाँ। एक तो राशि है, मित्र देखो। राशि हाँ, भी, कोई नहीं, हाँ। ये समझ में आ गया ना। एक राशि है, कोई भी एक राशि। ठीक है, तो इस राशि को हम क्या बोलेंगे कि ये 30 डिग्री की है। यहां तक ठीक है? हाँ जी भैया। 30 डिग्री को जब 9 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, 3 20 हो गया। इसको देखो, कम ज्यादा कोई भी हो सकता है, एक बार अंदाजे से ले रहा हूं। ठीक है ना? तो कहने का मतलब ये हो गया हमारा 3.20 डिग्री सारे इक्वल। और इनको अगर गुना करोगे 9 से तो ये बन जाएगा 30। 30। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं? नहीं। तो इसमें क्या है कि जो ये 9 हिस्से बने, इसी तरह से एक चीज और देखो, ये 30 डिग्री की एक राशि है। ठीक है, ये 30 डिग्री की एक राशि है। अब इस राशि के अंदर क्या होगा कि 2.25 नक्षत्र हो जाएंगे, यानी कि एक हिस्सा ये और दूसरा हिस्सा ये, 2.25 नक्षत्र हो गए ना। तो इसके अंदर क्या है कि एक नक्षत्र जो है, मान लिया ये मेष राशि है, मान लेते हैं ये मेष राशि। ठीक है, तो मेष के लॉर्ड कौन है? मंगल। मंगल। अब इसके अंदर क्योंकि 2.25 नक्षत्र हैं, तो मेष के अंदर पहली जो राशि है, पहला जो नक्षत्र है उसका स्वामी कोई और है, दूसरा नक्षत्र जो है उसका कोई और है ना, और तीसरा जो है उसका कोई और है। पहला नक्षत्र किसको मिला? अश्विनी को। अश्विनी है, अश्विनी का लॉर्ड कौन है? केतु। ठीक है, अब दूसरा कौन है? भरणी। भरणी। तो भरणी का कौन है? शुक्र। शुक्र। अब तीसरा कौन है? कृत्तिका।
कृतिका, सूर्य, तो कृतिका का कौन है? सूर्य। सूर्य। अब वो बात अलग है कि इनको इसको मिला 1/4, है ना, और बाकी जो दोनों थे पूरे पूरे मिले। क्लियर है? अब हाँ जी राशि तो भैया। ये मेष की कहलाएगी, लेकिन इसमें 3 प्लेनेट हैं जिनके अलग अलग हिस्से हैं या प्लॉट हैं या एरिया है या उनका अपना हक है, कुछ भी बोल सकते हो, गलत तो नहीं बोल रहे हैं? नहीं। अब इसी तरह से मेष के जब 9 टुकड़े किए, वो कहता है कि 9 टुकड़ों पे भी 9 प्लेनेट ने कह दिया कि भाई हमारा भी हक दे दो। ठीक है जी। तो कहता है कि पहला नवमांश जो होगा मेष राशि का, मेष राशि का पहला नवमांश होगा। पहले नवमांश का मतलब क्या हुआ? ये टुकड़ा। अगर सन मेष राशि के अंदर 0 से लेके 3.20 डिग्री के अंदर है, ठीक है ना, तो उसकी बात हो रही है, यानी कि मेष के पहले नवमांश में है वो, या चंद्रमा है या कोई भी प्लेनेट है। भाई कोई भी प्लेनेट किसी भी राशि में जा सकता है ना। हाँ जी। जिस राशि में जाएगा उसी के नक्षत्रों में जाएगा और उसी के चरणों में जाएगा। तो कहता है कि मेष राशि का पहला नवमांश जो है, उसके जो जातक होते हैं, यानी जिसकी कुंडली होती है, वो स्वस्थ होते हैं, अच्छा। पतले होते हैं, छोटे कद के होते हैं, उसके नेत्र और नासिका व हाथ छोटे होते हैं, शरीर पर चोट का निशान नहीं होता, आवाज कर्कश होती है, उसका चेहरा मेमने के चेहरे सरीखा लंबा होता है, वह देखने में विशेष सुंदर नहीं दिखता। अब ये क्या काम आएगा? ये बीटीआर में काम आएगा। बीटीआर का मतलब क्या है? हाँ जी, बर्थ हाँ, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन। टाइम रेटिफिकेशन। हाँ। ठीक है ना। कहता है कि वो कैसे आएगा? ठीक है, इसको आप सामुद्रिक विज्ञान भी बोल सकते हो, इसको आप सामुद्रिक विज्ञान सामुद्रिक भी बोल विज्ञान। सकते हो। सामुद्रिक विज्ञान क्यों बोल सकते हो? किसी का चेहरा देख के उसको प्रिडिक्ट कर रहे हो। अगर मान लो कोई ये कहता है कि मेरा 2 घंटे के अंतराल में कब एडमिशन, कब जन्म हुआ था मुझे नहीं पता, पूनम क्लियर है? कोई जातक ये कहता है कि मेरा जन्म, जी सर, हाँ मेरा क्लियर है जन्म, सर। हाँ, मेरा जन्म जो है वो 8 बजे से 9:30 के बीच में हुआ, 8 बजे से 9 बजे के बीच में हुआ, है ना, या 9 बजे से 11 बजे के बीच में हुआ। तो अब उसमें दो तो राशियां आ सकती हैं, हो सकता है ना उस समय में राशि परिवर्तन होगी हो। हाँ जी। राशि के बाद में उसमें पता नहीं 3 या 4 या 5 नक्षत्र आ जाएंगे। ठीक है ना। तो सॉरी, नक्षत्र तो नहीं आएंगे, नक्षत्र तो पूरा दिन एक ही रहेगा, ये तो मैं गलत बोल गया। तो नवमांश जो है वो 3.20 डिग्री का है, वो चेंज हो जाएंगे काफी। लगन चेंज हो जाएगा। हाँ, तो लगन भी चेंज हो सकते हैं। लगन चेंज नहीं होंगे, लगन तो चलो मान लिया कि भाई ये है, मान लिया कि लगन ये है, सॉरी इसमें वो नहीं लिया मैंने, तो मान लेते हैं कि लगन तो ये है पूरा का पूरा। ठीक है ना। लेकिन इस लगन के अंदर नवमांश जो है वो पता नहीं ये हो, ये हो, ये हो सकता है ना, अलग अलग चेंज हो सकता है ना। तो यहाँ पे नवमांश को हम हाँ पढ़ेंगे। जी। कहता है कि प्रथम नवमांश जो है मेष का उसका चेहरा कैसा दिखाई देगा? कद छोटा होगा, हाथ जो है उसके छोटे होंगे,
बनावट जो है, नाक और नेत्र जो है उसके छोटे होंगे, चेहरा जो है मेमने की तरह लंबा होगा। अब रही बात ये देखो मैं बताऊं आपको, मेरे घर पे कोई पापा के दोस्त आए, शादी थी कोई हमारे पड़ोस में, ठीक है। तो और ये बात ज्यादा पुरानी नहीं है, ये सारी 8-9 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। मतलब कहने का ये समझो मैं 35-36 साल का था, ठीक है ना। कोई पापा के दोस्त आए, पड़ोस में शादी थी, तो मैं वहां पे था। तो मेरे को बोलते हैं कि सुभाष कहाँ है, पापा का नाम लेके। मैं कहा जी घर पे हैं। बोले चल, तो घर पे आ गए। पापा बोले तेरे को घर पता था? बोला नहीं, ये दूसरा सुभाष घूम रहा था। पापा का डुप्लीकेट यहाँ पे घूम रहा था, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, ये देखने वाले के ऊपर डिपेंड है ना। अभी मैं ननियाल की तरफ जाता हूँ मेरे, तो देखने वाले बोलते हैं भाई तेरा चेहरा जो है तेरी मम्मी के साथ बिल्कुल यूं मिल रहा है ना। अब वो चेहरा पढ़ने वालों के ऊपर है, वो क्या पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं। उनकी आंखें, उनका आंखें पढ़ने का तरीका, उनका नाक पढ़ने का तरीका, उनका कान पढ़ने का तरीका, उनका चेहरा देखने का तरीका, है ना, या उनका हाव भाव, चलने का तरीका देखना, या बैठने का तरीका देखना, अलग अलग तरीके ना। ये सामुद्रिक विज्ञान है। ये क्या है? सामुद्रिक विज्ञान है। और लाल किताब जो है ना, लाल किताब में सामुद्रिक विज्ञान के ऊपर काम ज्यादा किया है। रूपचंद जोशी जी जो है ना, वो कुंडली से ज्यादा सामुद्रिक विज्ञान के ऊपर काम किया उन्होंने। तो इसी तरह से इसके अंदर नवांश बनाए गए हैं। और नवांश का मतलब ये है एक राशि के 9 टुकड़े कर दिए गए। उन 9 टुकड़ों से आप उसका जो चेहरे का हाव भाव मिला के आप उसको कैच कर सकते हो, पकड़ सकते हो। हाँ जी, बोलेंगे आप कुछ रज्जू भैया? आवाज नहीं आ रही, आवाज खोलो। नीचे नीचे कोने में माइक बना हुआ है, मैं भी करता हूँ, निशान के लिए बोलता हूँ। मैसेज आया हुआ आपको अनम्यूट का? अनम्यूट का है, हाँ ठीक। हाँ हाँ, आवाज आई? अब आई। पहले मैं आपका परिचय करवा दूं, पहले आपका परिचय करवा देता हूँ। ये रज्जू भैया हैं हमारे कानपुर से। अच्छा। और वैदिक के बहुत अच्छे ज्ञाता हैं, ठीक है। गांव से बिलोंग करते हैं। टेक्नोलॉजी थोड़ी सी इनकी पुअर कह सकते हो, टेक्नोलॉजी वहां पे नेट वगैरह का थोड़ा सा सिस्टम अच्छा नहीं होगा, ठीक है ना। और पिछली क्लास में इन्होंने हमारे नीलम मैडम की बेटी की जो जन्मपत्री थी वो भी प्रेडिक्ट की थी, ठीक है। और इनका विषय शनि है। इन्होंने बोला कि अपने साथ में जो भी जुड़े हुए हैं तो एक एक करके आप सबकी जन्मपत्री जो है प्रेडिक्ट करेंगे। सर आज मेरी जन्मपत्री दिखाएंगे? जी जी बिल्कुल दिखाएंगे। पहले एक बार ये बताओ, नौवांश समझ में आया या नहीं आया आपको? आया सर। क्लियर हो गया ना? नौवांश समझ में आ गया ना, कि राशि का 9वां टुकड़ा, ठीक है। अब पूनम मैडम की जो रिक्वेस्ट है वो ले लेते हैं। पूनम मैम, आपकी डेट ऑफ बर्थ टाइम बताओगे या कुंडली बताओगे? बता देती हूँ सर मैं। बता दो आप, डेट ऑफ बर्थ टाइम नहीं बता दो, 1 मिनट। लेकिन नेट नहीं चल रहा मेरा। सर आप कुंडली, कुंडली बता दो आप। कुंडली आप बताइए। हाँ कुंडली बता दीजिए। क्या चीज है आपको? सर 8 नंबर लगा ना? ठीक है। सर केंद्र खाली है, 2 नंबर में मंगल है। ठीक है, 1 मिनट। 2 नंबर खाना नंबर घर 2 बोल में रहे हो या मंगल, राशि बोल खाना रहे हो? नंबर 2 में। हाँ ये जी? बोलो, ये बोलो, ये ठीक बोल रहे हो। आप कह रहे हो ना केंद्र खाली है, फिर 2 नंबर में कैसे ग्रह है? 2 नंबर भी तो केंद्र का है। 1 4 7 10 केंद्र होता है ना। सुनो सुनो मैडम, ये ठीक लिखा है मैंने, केंद्र 8 नंबर सही लिखा है। सुनो मैम, 8 नंबर ठीक लिखा है मैंने। और 8 नंबर है मंगल दूसरे घर में ठीक लिखा है ना? सर? मंगल
करने में मंगल 9 नहीं, आप सिर्फ सुनो, राशि रहने दो। अब पहले मेरे को ये बताओ, लगन सही लिखा है मैंने 8 नंबर? लगन सही है सर, 8 नंबर। हाँ, मंगल 9 दूसरे घर में हो गया। जी। हाँ, आगे घर बता दो, आप घर में कौन कौन से घर में क्या क्या बैठा है? तीसरे घर में सर 6 ग्रह हैं, सूर्य, शनि, बुध, शुक्र, सूर्य, केतु। शनि, बुध, केतु, बृहस्पति, गुरु। शुक्र के सारे 6 ग्रह आ गए। अच्छा, यूं बताओ, कोई क्या नाम है, जिस समय आपका जन्म हुआ था उस समय रक्तपात हुआ था क्या बहुत ज्यादा कहीं? 1 मिनट सर, क्या कह रहे हो? जिस समय आपका जन्म हुआ उस समय इस तरह वाली सिचुएशन थी क्या जैसे अभी ये यूक्रेन वाली रूस वाली चल रही है? सर मुझे नहीं पता, ये नहीं पता सर। कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन। चलो और बताओ। सर एक मिनट दे रही हूँ सर। एक आगे ग्रह लिखो, 8वें घर में चंद्रमा है, 9वें में राहु। 5 में चंद्रमा, 9 में राहु। ठीक है, 9वें घर। हो गई जी जन्म पत्री, 175। हो गई जन्म 86। पत्री। ठीक है खुले ही है नहीं तो मैं तो जी। रजू भैया देख लो। अच्छा मैडम, इसमें क्या पूछना चाहती हैं? 1 मिनट सर, 1 मिनट। मैं ईयरफोन लगा लूं, थोड़ी डिस्टरबेंस लग रही है मुझे। कोई बात। क्या क्या पूछना चाहती है मैडम? हाँ जी सर, बता रही हूँ। ईयरफोन लगा लूं सर, डिस्टरबेंस आ रही थी। कोई बात नहीं, आराम से लगा लीजिए। मैडम आप में खून की कमी लगती है? हाँ जी सर। हाँ जी सर। खून की कमी रहती है आप में? हाँ जी सर। पित्त की शिकायत बनी रहती है? हाँ जी सर। आत्मविश्वास से भरे रहते हो? नहीं सर, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है मेरे में। जी। अच्छा, मम्मी की स्थिति बताओ कैसी है आपकी? मदर तो सर नहीं है मेरे, एक्सपायर हो गए, उनको 11 ठीक है ना, साल हो गए। छोटी उम्र में चली गई थी? मदर नहीं, 80 तक थी, किसी 75 80 बीमारी तक से थी। गई है क्या, मैं तो ये पूछना चाह रहा था मैं। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है हाँ जी। ठीक है। अब मैडम हम आपको थोड़ा समय दें? जी जी जी, जी करिए सर। शुरू। हेलो। जी करिए हाँ शुरू। जी। अच्छा मैडम, आपका शुभ नाम क्या हम जान सकते हैं? हाँ जी, पूनम चोपड़ा। अच्छा, ये कह रहा है कि हम कुंडली को का एनालिसिस करें, आप जहाँ गलत हो बताना, सही हो तो वहां भी बताना। ठीक है सर। ठीक। ठीक हम है सर। आपको कुंडली विचारना सिखा रहे हैं। जी जी। हम जो है आपकी कुंडली के द्वारा सबको कुंडली विचारना सिखा रहे हैं। जी। ठीक। हाँ जी। देखो, आपका प्रथम, आपके लग्न की मैं चर्चा करता हूँ, आपके शरीर की मैं चर्चा करता हूँ। हाँ जी। ठीक। जी। आपका लग्न, आपके लग्न में जो है 8 नंबर की राशि है, वृश्चिक राशि है। हाँ जी। आप अपनी कोई भी योजना को ओपन नहीं करते हैं, गुप्त रखना चाहते हैं जब तक आवाज कि नहीं आ काम रही ना हो सर। जाए। ठीक। पहली पहली बात। ठीक। सर दूसरी आवाज चीज नहीं ये आ है, रही। आवाज सर हमारी रिपीट कर दो। नहीं आ रही है? सर नहीं रिपीट नहीं, कर हम दो, क्या बोलते जा बोला रहे हैं, आप आपने? लोग सुनते जाओ। हाँ वो कह रहे हैं जी। कि आप अच्छा अपनी बातें अपने मन में ही रखते हैं, जल्दी से प्रकट नहीं करते जब तक हम बात ये पूरी ना हो जाए, पहले ढिंडोरा नहीं पीटते हो। अच्छा।
अच्छा अच्छा, जी आगे हम ये कहना चाहते हैं, कुंडली को विचारने का प्रयास करिए। हम बता रहे कैसे विचारा जाता है। हाँ जी हाँ आपके जी लग्न का मालिक मंगल अपने घर से हाँ दूसरे जी घर द्वितीय भाव में बैठा है। ठीक, हाँ जी। द्वितीय भाव में बैठा है तो कहाँ पर बैठा? अपने कुटुंब में जाकर के बैठा। तो आप अपने पारिवारिक जन के बीच में जब रहती हैं तो आपको बड़ा सुख मिलता है। हाँ जी ठीक, जी जब आप अपने परिवार के बीच में, कुटुंब के बीच में रहती हैं तो आपको क्या मिलता है? सुख मिलता है। सुख क्यों मिलता है? उसका कारण ये है क्योंकि वो अपने मित्र की रास जो है धनु रास में बैठा है। हाँ जी हाँ ठीक, जी जी अच्छा, और आपका, और जिस धनुराश का मालिक जो है अपने से द्वितीय भाव में बैठा है, यानी तीसरे भाव में बैठा है। हाँ जी। ठीक, हम्म तो क्या है कि वो अपने से तीसरे भाव में मतलब वो अपने से भी द्वितीय भाव में बैठा है तो भी कुटुंब का भी हिसाब किताब ठीक है, परिवार भी हाँ आपका जी ठीक है। हम्म, अब हाँ जी आपकी पर्सनालिटी के विषय में बताएं तो ये देखो, ये लग्न, इस वृश्चिक लग्न के व्यक्ति जो होते हैं इस समय अपने प्रधानमंत्री मोदी जी भी वृश्चिक लग्न के व्यक्ति हैं। और जितने भी वृश्चिक लग्न के व्यक्ति होते हैं उनकी वो एक मतलब एक प्रकार के जिद्दी व्यक्ति होते हैं। वो अपने कार्य को दृढ़ निश्चितता से संकल्पित होकर के पूरा करते हैं। और जब तक कार्य नहीं हो जाता है तब तक उनको उनको आराम करना नहीं पसंद है उनको। मतलब एक प्रकार से ऊर्जा से भरे व्यक्ति होते हैं, अपने कार्य को जो सोचते हैं उसको कर डालते हैं। जी जी। ठीक, और वो अपनी योजनाओं को गुप्त रखते हैं। ठीक, अब और हम सर आपकी, ये अच्छा आप है क्या कि, हाँ मून जो है सर पूछिए। 8वें घर में है, चंद्रमा 8वें घर में है। एक बार इनको बोलने दो, हाँ, आप सिर्फ सुनते पहले रहो। हमारी बात को थोड़ा सुनो। जी हमने आपके ये शरीर की बात बताई। ठीक, हाँ जी हमारी बात समझे समझे नहीं समझे? अब हम हाँ कुंडली जी। विचारना सिखा रहे हैं कि कुंडली विचारा कैसे जाता है। हम्म। अब आपके द्वितीय नंबर की हम एक एक 12 भाव के विषय में बताएंगे, सब लोग सीखो। समझो मैडम? जी अब क्या है कि अब हम आपके दूसरे भाव की चर्चा करते हैं, धन भाव की स्थिति कैसी है। हम्म। हमने आपके स्वास्थ्य की चर्चा की तो आपका स्वास्थ्य अच्छा है, ये मैं कह सकता हूँ। ठीक, अच्छा, अब तो आपके जो है, मैं धन भाव की चर्चा करता हूँ। धन भाव में मंगल बैठा है। ठीक, तो कहीं ना हाँ कहीं जी। आपका धन का स्रोत जमीन से भी संबंधित है, भूमि से संबंधित भी आपको धन मिलता है। कैसे क्या सर? ऐसा है आपके साथ जीवन में? नहीं सर, क्या भूमि से आपको कोई संबंधित। भूमि से संबंधित मिल रहा है? क्या आपके पास सर भूमि ये है, नहीं सर, जमीन है, समझ खेत नहीं घर आया। में, गांव गांव घर में आपके पास खेत खेत वगैरह है? नहीं सर, नहीं नहीं है। कोई प्लॉट अच्छा, प्लॉट ले रखा हो जिससे बढ़ोतरी हुई हो, नहीं पैसा ऐसा बढ़ा हो, कुछ प्लॉट नहीं आ, के रेट बढ़ गए नहीं हो। नहीं नहीं नहीं, ऐसा प्लाट नहीं, लाट घाटा ही हुआ है। नहीं, अच्छा अच्छा ठीक है। तो आपको मंगल के, अच्छा मंगल की वजह से कोई चीज लाभ में नहीं आई ना? नहीं जी। ठीक, अब क्यों हम्म। नहीं आई? मंगल की वजह से क्यों नहीं आई, इसका एक कारण देखो ना। हम्म। पहले लोग क्या करते हैं, मंगल को देखा तो उन्होंने बता दिया कि मंगल की वजह से आपको धन आएगा। ठीक, हम्म। अब क्यों नहीं आया इसका कारण हम आपको बताएं। ठीक, क्या हम्म। है कि मंगल लग्न का मालिक होने के बाद छठे का मालिक भी है। हमारी बात को समझे ना? ठीक, रोगेश तो भी है। कभी कभी तो इसने मंगल ने आपको धन दिया है, आप समझे या ना समझे? हेलो, हाँ जी सर, धन नहीं, कभी कैसे कभी कभी इसने नहीं। धन दिया है, कभी क्या चीज आपको इसने धन नहीं दिया? नहीं सर, धन तो कोई नहीं मिला, घाटा ही हुआ है हमें तो। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि इसने जो है, इसकी मूल त्रिकोण राशि मेष राशि जो है छठे भाव में बैठी है, तो इसकी वजह से इसने आपको नुकसान दिया। ठीक, हम्म। अच्छा, लेकिन जब हम अपनी कैलकुलेशन करते हैं
मैडम हमारी बात को समझना है। जी। ठीक, अगर मंगल ने नुकसान दिया है तो मंगल आपको फायदा कराएगा। ठीक, अच्छा जी। क्योंकि हाँ ये बात लिख के रख लीजिए कि मंगल आपको फायदा भी कराएगा। जी। होता क्या है, हम आपको बताएं कि एक ग्रह की दो राशियां होती है, एक मूल त्रिकोण राशि होती है, एक साधारण राशि होती है। तो मेष राशि मूल त्रिकोण राशि होती है, तो ग्रह अपने मूल त्रिकोण राशि का पहला फल देते हैं। ठीक, जहां उनकी मूल त्रिकोण राशि होती है उस भाव से संबंधित फल को पहले देते हैं, और जो साधारण राशि होती है उसका फल बाद में देते हैं। तो मूल त्रिकोण राशि जो है नुकसान भाव में, रोग ऋण रिप शत्रु के भाव में है, छठे भाव में नुकसान के भाव में है। तो इसने अभी मंगल ने आपका नुकसान कराया है। जब ये साधारण राशि का फल बाद में देगा, जब ये देगा तो यही मंगल आपको धन बहुत देगा। कब देगा? ठीक है, कब देगा? ये फिर जब इसकी अंतरदशा आएगी मंगल की, तब ये धन देगा। महादशा अंतरदशा में तो ग्रह, अंतरदशा में तो आता रहता है ना ग्रह। जब जो है ये जो है गुरु की महादशा में जब मंगल की अंतरदशा आएगी, या मंगल की महादशा में गुरु की अंतरदशा आएगी, तब ये जब धन देगा। ठीक ठीक ठीक, अच्छा, और कब मंगल देगा? क्योंकि ये गुरु की राशि में बैठा है। ठीक, हाँ जी। ठीक मैडम, अब तीसरे भाव पर चर्चा की जाए। ठीक, अब तीसरा भाव से हम क्या क्या विचारते हैं आपको मालूम है? 1 मिनट जी, 1 मिनट सर, 2 मिनट रहेगी। हाँ, तीसरे भाव को हम अगली बार लेंगे जब दोबारा क्लास शुरू करेंगे। ठीक है, अभी इतना बता देते हैं। पूनम मैम, ये समझ में आया जो इन्होंने समझाया? बिल्कुल सर, समझ में आया। मैं ये कह रही थी कि चंद्रमा मेरा 8वें घर में है, चंद्रमा या 5वें घर में। सुनो, अभी चंद्रमा तक नहीं पहुंचे हैं। अच्छा, चंद्रमा 8वें घर में, जी 5वें जी में, जी चंद्रमा जी। 8वें में। अच्छा, 1 मिनट, 3 नंबर राशि अच्छा, में। अब देखो अब हम आपको बताना चाहते हैं। 1 मिनट, जब दोबारा रिपीट करेंगे ना, दोबारा जुड़ेंगे जब बताएंगे जी। ठीक है, ठीक है सर। 2 मिनट का समय है ना जी। अभी देखो, मंगल की राशियां अपने पास में 2 हैं जी। कौन कौन सी हैं? 1 और 8। हाँ जी। उसमें से 1 नंबर राशि जो है वो उसकी मूल त्रिकोण राशि है। हाँ जी। अब सर ने जो फार्मूला बताया है, उन्होंने ये बताया है कि क्योंकि एक ग्रह के पास 2 राशियां हैं, हाँ ठीक जी, है, इसलिए पहले वो अपनी मूल त्रिकोण राशि का फल देगा। अच्छा हो या बुरा हो, अच्छा हो या बुरा हो। अब क्योंकि मूल त्रिकोण राशि त्रिक भाव में पड़ी है, हाँ जी, त्रिक भाव पीड़ा देने वाला है, तो पहली अवस्था में मंगल जो है आपको कष्ट दे रहा है। ठीक है ना। अब जब दूसरी अवस्था आएगी तो वो अपना लगन का प्रभाव देगा, क्योंकि वो लगन से दूसरे पे है, तो आपको भूमि से लाभ मिलेगा। या इसको आप ये कह सकते हो, मंगल की जितनी भी चीजें हैं, कोई भट्टी वगैरह आपने लगा रखी हो, उससे भी आपको बेनिफिट मिल सकता है। कोई लोहा पिघलाने का एक्स्ट्रा या कोई कारखाना वगैरह आपने लगा रखा हो, मान लो, है ना, तो वहां से आपको बेनिफिट मिल सकता है। सुनो सुनो, कोई आपने बेकरी लगा रखी हो, बेकरी से आपको बेनिफिट मिल सकता है। आप कहीं आर्मी वगैरह में ज्वाइन कर लेते हो, वहां से आपको बेनिफिट मिल सकता है। जमीन से जुड़े हुए रत्न हैं, रत्नों से संबंधित आप काम करते हो, तो वहां से आपको बेनिफिट मिल सकता है। जी जी जी। अब बताओ, कुटुंब से हिस्सा मिल सकता, अभी हिस्सा नहीं मिला हो अपना, वो मिल सकता है। हाँ, कोई परिवार में भाई आपकी संपत्ति आपके नाम बनती हो, वो आपको आ सकती है ना। सर बताऊं एक चीज, हमने ना एक वो लिया हुआ है फ्लैट, सर जितना लिया उससे 10 लाख। हाँ जी, अजू भैया संभालो। हाँ ठीक जी सर। ठीक। अब तीसरे भाव को प्रेडिक्ट करेंगे आप। जी जी, ठीक है ना। अच्छा, हाँ जी,
है क्या कि तीसरे भाव से हम क्या देखते हैं, एक तो व्यक्ति का साहस, व्यक्ति के छोटे भाई बहन, व्यक्ति की छोटी यात्राएं, ये इससे देखते हैं। और क्या देखते हैं, आज जो नेटवर्किंग का सिस्टम है, पहले आदमी संपर्क करता था तो चिट्ठी पत्री से संपर्क होता था। एक दूसरे से बात करने का तरीका, एक दूसरे से बात करने का माध्यम, चाहे मोबाइल हो, चाहे मतलब जो है आमने सामने की बातचीत हो, चाहे चिट्ठी पत्री से बातचीत हो या ईमेल से बातचीत हो, जितने भी संसाधन बातचीत करने के बनाए गए वो तृतीय भाव से देखते हैं। व्यक्ति की आदतें, जितनी भी व्यक्ति की जो आदत है, आदत का मतलब ऐसी वो चीज जिसके बिना वो व्यक्ति रह न पाए, तो ऐसी अच्छी आदतें या बुरी आदतें, जो भी आदतें हैं, जैसे कोई सुबह उठता है भगवान की नित्य पूजा करता है, तो एक ये आदत होती है। जैसे कोई उठता है तो सुबह एक कप चाय पहले पीता, बाद में फ्रेश होने जाता है, ठीक, ये अपनी अपनी एक आदत है। तो तीसरे व्यक्ति का साहस कैसा है, व्यक्ति की योजनाएं कहाँ से बनती हैं, तीसरे भाव से बनती हैं। जो भी किसी कार्य की योजनाएं बनती हैं वो तीसरे भाव से ही मैडम बनाई जाती हैं। ठीक समझ आए मैडम? हाँ जी सर भी। हाँ जी। अभी भैया इनका अब क्या बुध है? में शुक्र चल रहा है और मंगल की आएगी 2026 के बाद। वो फिर हम इनका प्रोडिक्शन बाद में बताएंगे। अब इनको हम पूरे कुंडली का, हम इनको कुंडली को विचारना सिखाते हैं। हाँ जी हाँ जी। इसमें इनको हम जनरल बातें बता देंगे, फिर वो उसकी लंबी प्रक्रिया होती है, उसमें दशा लग्न बनानी पड़ती है, फिर वो उसमें बड़ा टिपिकल सवाल है, फिर हम बता देंगे। इसमें हम सारे बच्चों को ये समझाना चाहते हैं कि आप स्वयं अपनी कुंडली का एनालिसिस कैसे करेंगे। जी ठीक मैडम? हम आपको आपकी कुंडली का 50%, 60%, 70% बता देंगे। 30% एड प्रेजेंट वो दशा लग्न तकनीक से विचारा जाता है, उसको हम बताएंगे और ऐसा बताएंगे कि सब लोग अपना खुद विचारने लगोगे। ठीक? जी हाँ जी। हेलो, हाँ तो जी। आप देखो तीसरे भाव की जितनी भी हमने वस्तु में बताई, तो तीसरे भाव का मालिक कौन है? शनि है। ठीक, जी शनि बैठा है। हाँ जी। तो आपके जीवन में हम ये कह सकते हैं, इसमें छोटे भाई बहन के आपके काफी छोटे भाई बहन है आप? नहीं सर, नहीं। आप कब है? नहीं है सर, छोटे नहीं। कितने भाई बहन है? 6। अच्छा अच्छा, क्या भाई बहन है आप? 6 सर, 6। हेलो, 6 भाई बहन है? अच्छा, क्यों हमने कहा? क्योंकि इसमें ग्रहों की संख्या भी 6 है। इससे ये लगा कि ये आपका परिवार बड़ा परिवार है। हाँ जी। हेलो, हाँ जी सर, अच्छा ठीक, आपका परिवार जो है वो बड़ा परिवार है। ठीक, जी अच्छा जी। और है क्या? इसमें एक चीज बहुत अच्छी समझ में आ रही है जी कि आपके जीवन में आपके परिवार का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। और आपके पास साहस, बहुत साहस है। आपके पास साहस की कमी नहीं है। जी सर जी। ठीक, हाँ जी सर। हाँ जी। आपके पास साहस की कमी नहीं है और आप जो है खूब यात्राएं भी कर रही हैं अपने जीवन में। हाँ जी, यात्राएं हुई हैं सर, यात्राएं। अच्छा, और आपकी जो है आपकी बातचीत का जो मतलब जो बातचीत का स्वभाव है या आदत है या जो विधि है वो बहुत अच्छी है। अच्छा क्यों जी। अच्छी है? क्योंकि देखो, घर का मालिक स्वयं घर पर बैठा है, शनि बैठा है, उसके साथ उसका परम मित्र शुक्र बैठा है, उसका मित्र बुध बैठा है। हमारी बात समझना। जी जी जी। और आपकी एक चीज बता रहे हैं, आपका जो प्रोडिक्शन होगा, जो आप दूसरे को सलाह देंगी वो बहुत अच्छी देंगी, क्योंकि आपकी जो वाणी में
जो अनुशासन है वो गुरु की वजह से है। आप बड़ी अनुशासित भाषा का प्रयोग करती हैं। जी ठीक। सर। जी जी। और बहुत महीन बात पूछती हैं और बहुत महीन बात करती हैं। मतलब एक पढ़े लिखा व्यक्ति जो होता है वो जड़ की बात करता है, पत्तों की बात नहीं करता। आप मेन पॉइंट पर बात करना चाहती हैं और फालतू विषय पर मतलब डिस्कस नहीं करना चाहती हैं। जी जी जी। क्यों? क्योंकि केतु भी इसी भाव पर बैठा है। केतु क्या है? गहराई की बात, मेन बात, मुख्य बात, पूरी जी मतलब 50 पेज का आप सारांश सुनना चाहती हैं और सारांश कहना चाहती। जी ठीक। जी जी। और जिसका तृतीय भाव अच्छा होता है वो अपने दम पर चाहे तो प्रधानमंत्री बन जाए। वो बिल्कुल अपने सर। भाग्य का रचयिता स्वयं होता है। जी जी और आपको बताएं, आप जी। बहुत ही भाग्यशाली व्यक्ति हैं। पूछो क्यों? कैसे सर, क्यों? तृतीय भाव में बैठा ग्रह भाग्य भाव नवम भाव पर सीधी दृष्टि डालता है। हाँ जी। तो चाहे जब 6 ग्रह हैं तो जब 6 ग्रह हैं तो सबकी क्रम से किसी के महादशा, किसी के अंतरदशा, किसी के प्रत्यंतर दशा आएगी तो आपको भाग्य का सपोर्ट मिलता रहेगा। जी जी। ठीक। हाँ जी। तो आपका जो है जीवन का जो मतलब जो है जीवन का जो भी रूटीन है वो अच्छा है, भाग्यवर्धक है। क्योंकि किसी 6 ग्रहों में किसी किसी की तो वाणी आज चलती रहती है, तो भाग्य को ये सहारा देते हैं। मतलब अपना भाग्य आप अपने कर्मों के द्वारा बना रहे हैं, ना कि जी ईश्वर के जी। द्वारा। बिल्कुल सर, ठीक आप बात। ईश्वर के द्वारा नहीं आपका भाग्य बन रहा है। हमारी बात को हाँ जी। समझने की कोशिश करो। आप जी जो है कोई मुकेश अंबानी या धीरू भाई अंबानी या टाटा बिरला के घर नहीं पैदा हुए, जी जी। लेकिन आप अपने भाग्य को स्वयं बना करके सारे सुखों को भोग रही हैं। जी। क्या मैं गलत हूं कि सही हूं? नहीं सर, बिल्कुल सही। ठीक। हाँ अब जी। मैंने ये क्यों कहा कि आप टाटा बिरला के घर नहीं पैदा हुई, आपको भाग्य का साथ नहीं मिल रहा, इस बात को मैंने क्यों कहा पूछेंगी? जी सर। इसकी विषय में जानकारी चाहेंगे? बिल्कुल सर, चाहूंगी। इसलिए हाँ जी हाँ हाँ, जी। इसलिए कहा क्योंकि भाग्य भाव का मालिक चंद्रमा अपने से द्वादश मतलब अपने भाव से पीछे वाले भाव में चला गया, वो भी हाँ जी अष्टम में। हाँ जी। तो आपको पिता की तरफ से जो है बहुत बड़ा भाग्य का सौभाग्य नहीं मिला। जी जी। हेलो। ठीक जी है। सर, बिल्कुल बिल्कुल। जो भाव का जो जिस भाव का स्वामी अपने से द्वादश भाव में चला जाता है, यानी अपने से घर पीछे वाले भाव, उस भाव के फल में हानि करता है या उस भाव के फल को कमजोर करता है। ठीक है। जी जी, बिल्कुल ठीक सर। ठीक। हाँ जी। और क्या है कि पिता से सहयोग भाग्य क्या है? पिता का सहयोग ही भाग्य है। जी। ठीक। हाँ जी। अब क्या है कि वो चंद्रमा चला गया अष्टम में। ठीक। जी जी। बुध के घर में चला गया तो अष्टम में जाने की वजह से क्या हुआ कि इसने बार बार, आप चंद्रमा के विषय में कह रही थी, तो ये क्या करता है, चंद्रमा ने आपको थोड़ी बहुत मानसिक बीमारी भी दे रखी है, डिप्रेशन की। बिल्कुल है सर, वो तो मेरी दवाई चल समझो रही है। मैडम? हाँ जी। चल रही है। हाँ जी अच्छा। सर। और चंद्रमा के विषय में बताएं आपको। जी जी जी। ठीक। क्यों चल रही है? क्योंकि चंद्रमा जिसके घर में गया है वो आपके लग्न के तीसरे घर में चला गया। ठीक। और कई ग्रहों के बीच में बैठ गया तो आपको बहुत ज्यादा मानसिक बीमारी रहती है, मन आपका उद्विग्न रहता है। बिल्कुल सर, ठीक ठीक था। है। हाँ जी हाँ जी। ठीक। हाँ जी हाँ जी। अच्छा। अब अब ये हम आपको बता दें चंद्रमा आपका ठीक कैसे होगा, हाँ जी। बता दें।
चंद्रमा जी को सर। ठीक करने का हैं? बताओ सर, हेलो। बताइए। हाँ जी हाँ, सर। चंद्रमा को ठीक करने का केवल एक ही उपाय होता है, जी। सबसे बड़ा उपाय होता है, यदि माँ जीवित हो तो माँ की सेवा किया जाए। लेकिन माँ आपका साथ छोड़कर चली गई, माँ ने आपको सहयोग दिया जब तक जीवित रही। बिल्कुल सर, जब ठीक। तक जीवित रही तब तक माँ ने आपको सहयोग दिया। इस बात से सहमत है कि नहीं? बिल्कुल सर, ठीक बात है। क्यों दिया उसका कारण बताएं। अष्टम में तो दिखता है, हाँ जी। आदमी कहेगा कि सहयोग नहीं मिला, लेकिन क्यों सहयोग मिला? क्योंकि अपने चंद्रमा चंद्रमा जो है कारक होता है चतुर्थ भाव से। कहाँ से होता है? हाँ जी, चौथे घर से। चतुर्थ भाव से। चतुर्थ भाव से होता है, ठीक हाँ जी। है ना? हाँ जी। हाँ जी और सर। क्या है कि चंद्रमा से अगर फिर चतुर्थ जाओ तो भी माता का सुख समझ में आता है। तो 1 2 3 4 तो हम एकादश स्थान पर जाते हैं। एकादश स्थान का मालिक बुध अपने मित्र की राज स्थान पर बैठा है। हाँ जी। हेलो। जी सर, ठीक। ठीक। हाँ जी। तो माता का सुख मिला। और चंद्रमा अष्टम में बुध के घर पर बैठा, अपने मित्र के घर पर बैठा, इसलिए चंद्रमा भी सुखी है, चंद्रमा से तुमको सहयोग भी मिला है, ठीक है। हाँ हेलो। जी सर। जी सर, जी। अच्छा, अब हम आपको छोटे भाई बहनों से या बड़े भी बड़ा भाई बहनों का भी मालिक जो है बुध, 11वें का भाव मालिक होकर के बुध भी मतलब इसमें इसमें आ गया, तो आपके पास बड़े भाई बहनों की परसेंटेज ज्यादा हो गई, क्योंकि वो भी तृतीय भाव में आकर बैठ गए, ठीक है। हाँ जी। हाँ जी। हेलो। जी सर, बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब हम आपको चतुर्थ भाव की विवेचना बताएं, जी। ठीक है। हम्म। अब चतुर्थ भाव में विवेचना आप समझे, चतुर्थ भाव किस चीज का होता है? माता का होता है, सुख का होता है। जितनी भी अचल संपत्ति व्यक्ति के घर पर होती है, जमीन जायदाद प्लाट, जितनी भी अचल संपत्तियां होती हैं चतुर्थ भाव से होती हैं। मकान हमारे होते हैं वो भी चतुर्थ भाव से देखे जाते हैं। जो हमारा वाहन होता है वो चतुर्थ भाव से देखा जाता है। मन की शांति भी चतुर्थ भाव से देखी जाती है, ठीक है। जी। हेलो। हाँ जी सर, बिल्कुल हमारी ठीक। बात को सुन पाए आप? बिल्कुल सर, सुन रही हूँ। म- अच्छा, तो मन की शांति का भाव का मालिक अपने से द्वादश में चला गया, वो अपने से हाँ जी। पीछे में चला गया, ठीक। हाँ जी। और कई अच्छा अच्छा, तो वो उसमें भी शांति तो मिली, क्योंकि वो अपने घर पर ही है, भले ही द्वादश है लेकिन हाँ अपने जी। ही घर पर है, अपने ही स्वराज पर है, ठीक जी। 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 है। तो हाँ आपको जी। बड़े प्रयत्न के बाद शांति मिली। हमारी बात को हम्म। थोड़ा समझना, ठीक। जी। और एक चीज बताएं, क्योंकि है क्या कि छह छह घर तीसरे घर में बैठे होने के कारण इसको कहते हैं कर्तरी। क्या कहते हैं? कर्तरी। कर्तरी। तो एक जी। तरफ से आपको भाइयों के आवाज आ रही है क्या? मतलब राजसी वाहन देगा, गुरु भी जी। एक राजसी वाहन देंगे, ठीक है। हम्म। हेलो। बिल्कुल सर, ठीक आप बात है। हमारी बात को सुन पा है? अच्छा। जी। 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 और चतुर्थ भाव से संबंधित कोई बात पूछना चाहती हैं नहीं सर, कि ठीक है। आगे बढ़े? अच्छा, तो हम पंचम भाव पर चर्चा करते हैं, ठीक है। जी सर। जब हम पंचम भाव पर चर्चा करते हैं तो पंचम भाव में क्या होती है? गुरु की रास मीन रास होती है। क्या होती है? मीन रास मिल से है, ठीक। हाँ जी। हाँ जी। और मीन रास का स्वभाव आपको मालूम है? मछली नहीं सर। मालूम? मीन मीन रास का राशि का स्वभाव, मीन हाँ राशि जी। समुद्र मीन रास का समुद्र में रहने वाला जीव है। सारे हाँ जी। हाँ जी क्षेत्र सर। पे अपना अधिकार रखता है।
शुभ देने अच्छा, वाला मीन है। राशि, मछली। हाँ, देखो मछली भी समुद्र की रानी। मीन, हाँ जी मीन राशि का मतलब आप समझो हमारी बात को, जी। ठीक। मीन राशि काल पुरुष के 12वें भाव में पड़ती है, हाँ ठीक। जी हाँ जी हाँ जी इसको मोक्ष भाव कहते हैं। क्या कहते हैं? मोक्ष भाव कहते हैं। मीन राशि का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो ग्रहण करने की अद्भुत क्षमता रखता हो। समुद्र क्या है? एक ग्रहण करने की अद्भुत शक्ति वाला है। जी बात समझे कि नहीं समझे? और जो चीज मीन राशि में पड़ जाती है वो उसका अस्तित्व उस राशि में समा जाता है, वो जी अस्तित्व विहीन हो जाता है। क्या हो जाता है? अस्तित्व अस्तित्व भी। विहीन हो जाता है। जिस प्रकार की नदियां जो है समुद्र में जाती हैं और नदियों का अस्तित्व खत्म हो जाता है। हमारी बात को हाँ जी समझे आप? जी 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 मतलब आदमी उस चीज से मुक्ति पा जाता है। अच्छा, हाँ और जी मालूम है मीन राशि का मतलब क्या होता है? ये गुरु के आश्रम की राशि है। जब व्यक्ति गुरु के आश्रम का मतलब रहता है कि जहाँ ध्यान समाधि की प्रक्रिया चल रही हो, तो वहां पर जाने के बाद व्यक्ति अपने अस्तित्व को भूल करके ईश्वर में समाहित हो जाता है। मतलब उसको जी मोक्ष मिल जाता है। मोक्ष तब मिलता है व्यक्ति को कि मोक्ष का मतलब है जब कोई व्यक्ति अपने अस्तित्व को भूल जाए, उसी में समाहित हो जाए। तो ऐसी शक्ति वाली राशि को मीन राशि कहते हैं। मतलब जी अथाह ग्रहण करने की शक्ति, ठीक है। जी तो जी सर। आपकी जो मेमोरी है वो बहुत बहुत बड़े लेवल की 128 जीबी की मेमोरी है आपके पास, ठीक अच्छा है। जी 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 हाँ, जो चीज आपको बचपन तक की बातें याद होंगी, हाँ जी ठीक सर। है। हाँ जी अच्छा, और गुरु की रास है, तो गुरु की रास होने के कारण आप इस पर क्या करेंगे? इस आपका जो मन मस्तिष्क है वो बहुत ग्रहण करने वाला व्यक्ति है, और आपको जो है क्या कहते हैं, जो ज्ञान जो होगा बड़ा सात्विक होगा और बहुत ग्रहण करने की शक्ति है। जो आपके इससे पंचम भाव से आपके पुत्रों का विचार होता है। आपके पुत्र जो होंगे वो बड़े सात्विक होंगे। पंचम भाव से हमारी बुद्धि का विकास होता है, राजा की कृपा का विचार होता है। तो इसमें हमारे राजा की कृपा भी हमको मिलेगी, क्योंकि इसका मालिक जो है तृतीय भाव में राजा के साथ बैठा है, सूर्य के साथ बैठा है, और उसके बाद और उसके बाद केतु के साथ बैठा है, बुध के साथ बैठा है, शुक्र के साथ बैठा है, शनि के साथ बैठा है। तो आपको जीवन में सरकार के द्वारा बहुत बड़ा सहयोग मिलेगा, ठीक है। हाँ जी सर, हेलो, ठीक है सर। हाँ जी सर, बिल्कुल ठीक। अच्छा अच्छा, कि आपका कोई कार्य रुकता नहीं होगा मैडम? नहीं रुकता हेलो, नहीं है सर। हाँ जी सर, रुकता नहीं अच्छा है। अच्छा, ठीक है। और जी हम तो ये कहते हैं कि आपकी पुत्रों की संख्या भी अगर भगवान ने चाहा तो जो है, मतलब ये आप समझे कि ठीक ठाक होगी, ठीक है। हाँ जी हेलो, जी सर जी। क्योंकि गुरु क्योंकि गुरु जो है 5 ग्रहों के साथ बैठा है। हाँ जी सर। हेलो, जी तो जी वो जी ये बता रहा है कि हम अकेले नहीं हैं, ठीक है। जी अच्छा, अब हम छठे भाव पर चलें। जी सर। छठे भाव से क्या देखते हैं हम? रोग ऋण शत्रु देखते हैं। और रोग ऋण शत्रु का तो केवल सांकेतिक परिभाषित है। इससे हम ये देखते हैं जीवन में आने वाली छोटी मोटी रोज की समस्याएं क्या है। हाँ जी हाँ जी रोज की रोग ऋण शत्रु एक सांकेतिक उन्होंने शब्द का प्रयोग किया है। इसका मतलब होता है जो हमारे दैनिक जीवन में रोजमर्रा के जीवन में जितनी भी समस्याएं आती हैं, ठीक है, हाँ हाँ वो जी हम छठे भाव से देखते हैं। चाहे जी अदालती समस्याएं आए, चाहे बीमारी की समस्या आए, या धन से संबंधित समस्या आए, या किसी भी चीज से संबंधित समस्या आए, ठीक है। जी जी सर। आई बात को समझे? हाँ जी हेलो, सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, ठीक तो बोला। ये इस राशि का मालिक आपकी लग्न से द्वितीय भाव पर बैठा है, ठीक है।
हाँ जी। द्वितीय भाव मारक भाव होता है। क्या होता है? मारक। मारक भाव होता है। मंगल बैठा है तो आपको समस्याएं कभी कभी अपने भाइयों से भी मिलती है। हाँ जी सर, मिलती हेलो, है। हाँ हाँ जी, मिलती मिलती है, है सर। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि मंगल भाई का कारक होता है। क्या होता है? मंगल भाई का मंगल कारक। भाई का कार मंगल भाई का कारक है, मंगल क्रोध का कारक है, तो आप अपने क्रोध के कारण भी कभी कभी समस्या में आ जाती हैं। जी जी ठीक सर। है, हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि वो ग्रह अपने मतलब अपने स्वामित्व का फल बाद में देता है, लॉर्डशिप का, लेकिन अपने कारकत्व का प्रभाव पहले देता है। ठीक जी है, सर। हाँ जी, हाँ जी। मतलब मंगल लग्न का फल और छठे का फल बाद में देगा, लेकिन जो उसके अंदर जो गुण है मंगल के, उसका उसका जो है प्रभाव, उसका फल पहले देगा। तो आपके जीवन में भाइयों से जो कारकत्व मंगल के, उनसे आपको समस्या आती है। वो मार्कत्व का, ये मार्केश का मतलब द्वितीय भाव में ये है कि इनसे हमको बहुत बड़ी पीड़ा होती है। और क्या जी होता है, हमारे क्रोध आता है, हम अपने क्रोध की वजह से पीड़ा में आ जाते हैं। ठीक है, जी सर, हेलो बिल्कुल। हाँ जी सर, ठीक बात। हेलो, हाँ जी ठीक सर, है। हाँ बिल्कुल जी, ठीक। हाँ हाँ जी जी। भैया, लेकिन पांचवें घर से भैया इनकी संतान का बताओ ना, कितनी संतान है इनकी और क्या क्या है। अच्छा अच्छा, हम ये हम्म कहना चाहते हैं कि संतान भाव का जो मालिक है वो हम्म तीसरे में जो है 5 ग्रहों के साथ है। हम्म 5 ग्रहों के साथ साथ है। है। और भावत भावम नियम से वो अपने से 11वें भाव में गया। क्या गया? अपने से 11वें 11वें भाव में। में गया। तो इनके पास संतानें जो है, हम ये कहना चाहते इच्छा पूर्ति, हैं कि 2 से ज्यादा होनी चाहिए। इच्छा पूर्ति हो गई ना। 2 से ज्यादा। हेलो, दो हाँ जी, हैं हाँ सर, जी। 2 हैं। हैं? दो, 2। मैम इच्छा 2 पूर्ति से का मतलब ज्यादा ये नहीं है है, ना, 2 दो के है। बाद आपने चार नहीं होगा बस। हाँ, और 2 अच्छा, भी, 2 और 2 क्या है मेल फीमेल में। क्या चीज? 2 संतान है, अच्छा, 2 संतान क्या क्या देती है मेल फीमेल ग्रह के अनुसार। देखो इसमें आप देखो तो सूर्य भी मेल मेल है। ठीक है, हम्म और सूर्य के बाद आपका गुरु भी मेल है। ठीक, हम्म शुक्र शनि एक में, तो इनमें हम ये कह सकते हैं कि एक लड़की एक लड़का है। 2 बेटे हैं सर। अच्छा, 2 बेटे हैं। जी जी जी। हाँ, तो ये ऐसा होगा कि जब इसका होगा, ये सब ग्रहों की जब देशकाल कुंडली बनाएंगे, तो उसमें पुरुष तीसरे, उसमें पंचम भाव पर पुरुष ग्रहों की दृष्टि ज्यादा होगी। मतलब जी नहीं देशकाल सप्तांश कुंडली बनाएंगे बच्चों के लिए, तो उसको स्पेशली फिर विचार करना पड़ता है। समझो मैडम, जी जी जी। लग्न कुंडली स्पेशली बात नहीं बताई जा सकती, एक रफली आइडिया लिया जाता है मोटा मोटा कि आपकी संतान होगी। क्योंकि इसमें क्या है, 3 ग्रह एक साथ हैं, तो क्या है कि ये बताना चाहते हैं कि स्त्रियों का मतलब ये स्त्रीलिंग से संबंधित बता, इसलिए मैंने बताया। लेकिन इसमें पुरुष ग्रह भी साथ है। जब सप्तांश कुंडली देखेंगे तो उससे हमारा स्पष्ट हो जाता है। ठीक है मैडम? जी सर। हेलो, हाँ जी, हाँ हाँ जी जी सर, हमारी भैया। बात बिल्कुल को ठीक। मतलब हमारे कहने का भाव है कि किसी चीज की एक्यूरेसी लग्न कुंडली से नहीं निकलती, उसके स्पेशल चार्ट जो है वर्ग कुंडली है उससे निकलती है। ठीक है, हाँ जी सर। जी, ठीक मैडम। हाँ जी। अच्छा, अब हम अब हम अब हम आगे बढ़े सप्तम भाव पर। नहीं, अभी छठे का अधूरा रह रहा है। मान लो मंगल है तो रोग रिपु ऋण हाँ, का घर है, क्या इनके ऊपर कर्जे भी हैं। अच्छा अच्छा, ये अच्छा आपने क्वेश्चन किया। जैसे दीदी वो बताया ठीक, था ना कि मंगल जो है पहली हाँ अवस्था में मूल त्रिकोण राशि का प्रभाव देगा। तो मूल त्रिकोण हाँ राशि में अभी तक हाँ, इनको तो सब ये कह चीजों ने रहे परेशान हैं। किया है, रोग शत्रु ऋण तीनों ने परेशान किया होगा। हाँ ठीक है ना। देखो, अभी ये कर्जे पहले में भी ये चीज मिलेंगी, देखो। है ना। अभी शत्रुओं ने भी देखो, घेर रखा होगा, अभी अब रोग हम भी मिलेगा। अभी हम नहीं नहीं, ये चीज नहीं। सर जी, थोड़ा रुको, हमारी बात सुनो आप। जी जी।
सुनाओ हेलो। सुनाओ हाँ, भैया, ये सुनाओ, कहना बोलो। देखो, एट प्रेजेंट जब किसी चीज की चर्चा की जाती है तो उससे फिर मूल त्रिकोण और साधारण राशि का मतलब नहीं होता मैडम। हेलो। हाँ हाँ जी, जी हाँ सर। जी, हेलो। बोलिए, बोलो भैया, हाँ, आवाज आ रही है। उस हाँ, तो उसमें मूल त्रिकोण स्वराज का मतलब नहीं होता है। उस पर एट प्रेजेंट महादशा अंतरदशा का विचार किया जाता है कि उस समय की महादशा अंतरदशा उस ग्रह से उस भाव के विद रिस्पेक्ट कैसी है। जी जी मतलब जब किसी समय की पर्टिकुलर स्थिति को देखा जाता है तो उस महादशा कुंडली और अंतरदशा कुंडली से उस भाव पर क्या इफेक्ट आ रहा है। अच्छा आ रहा है तो कर्जा नहीं होगा, अगर उस समय उस भाव पर इफेक्ट ग्रहों का खराब आ रहा है तो उस समय कर्जा होगा। जी। हेलो। हाँ हाँ जी, जी हाँ सर। जी, हमारी बात को समझ पाए। हाँ जी जी। सर। ठीक। इसका हम्म। विचार एट प्रेजेंट जब हमें देखना पड़ेगा तो वो हम लग्न कुंडली से नहीं विचार सकते, उसका विचार हमको दशा लग्न कुंडली से निकालना पड़ेगा। ठीक है। जी जी और रोग का हमारी बात। विचार, जैसे रोग का भी घर हो गया, तो रोग का क्या देखेंगे? रोग का विचार क्या है कि जब हम दशा लग्न तकनीक बनाएंगे, दशा लग्न कुंडली बनाएंगे, समझे बहन जी। हाँ हाँ जी। जी। जब दशा लग्न कुंडली बनाएंगे उस दशा में उस भाव पर क्या इफेक्ट आ रहा सुधार है। लो। अगर उस भाव पर निगेटिव इफेक्ट आ नहीं रहा जी, है तो वो देखो। व्यक्ति बीमार होगा, और यदि इफेक्ट नहीं आ रहा है तो अच्छा इफेक्ट आ रहा है तो उस समय वो व्यक्ति स्वस्थ होगा एट प्रेजेंट टाइम की सिचुएशन नहीं, जो। अच्छा अब बुरा पूरे इफेक्ट जीवन। कैसे देखेंगे? दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में ना। ना ना जैसे बुध, है। बुध की दशा चल रही है। अच्छा देखो, उसमें हम आपको ये लग्न कुंडली जो होती है पूरे जीवन का हाल बताती है, ना कि मतलब एक प्रेजेंट स्थिति की बात नहीं बताती है, पूरे जीवन का हाल बताती है कि आप बीमार रहेंगे कि नहीं रहेंगे। हम ये बता हाँ। सकते हैं इस लग्न कुंडली से कि आपका हम्म। पूरे जीवन का स्वास्थ्य कैसा रहेगा। हाँ, बताइए कैसा हेलो। रहेगा? हाँ जी, हाँ, हाँ जी कैसा सर। रहेगा? मतलब जब। हाँ हाँ, हाँ, इनका स्वास्थ्य बता रहे हैं। जब इनके स्वास्थ्य इस जो छठे भाव से, जो छठे भाव का मालिक है वो अपने से 7 8 9वें भाव में चला गया, अपने से अपने घर से 9वें भाव में। भाग्य भाव में बैठा जाकर, मतलब हाँ जी। त्रिकोण में, मतलब त्रिकोण में बैठा जाकर के। कहाँ बैठा जाकर के? नवे। तो त्रिकोण जो में, जिस भाव 9वें का में। मालिक अपने भाव से 9वें स्थान पर चला जाता है, मतलब त्रिकोण स्थान पर चला जाता है, और उस त्रिकोण में 9वां त्रिकोण सबसे बलिष्ठ होता है, तो उसका उस भाव का फल के में शुभता आ जाती है। क्या आ जाती है? शुभता आ शुभता। जाती है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इनका जो स्वास्थ्य का जो रेशियो रहेगा वो स्वस्थ ज्यादा रहेंगे। क्या रहेंगे? स्वस्थ ज्यादा स्वस्थ रहेंगे। जान। ठीक है पूनम जी, मैडम। ठीक रहते हो? नहीं, मैं तो बहुत बीमार रहती हूँ, मेरे को तो बड़ी प्रॉब्लम्स रहती हैं। वैसे मैं डायबिटिक भी हूँ, मेरे को बीपी भी, थायराइड तो ये और तो बीमार सर्वाइकल। रहते हैं भैया बहुत। बहुत, मेरी तो तबीयत देखो, रोज की रोज खराब रहती है। अच्छा, आपकी देखो तबीयत सर, जब नहीं तो ये ऐसा है ना, इस समय जो है जो आपकी महादशा चल रही होगी, आप हमेशा बीमार नहीं रहती हैं। ठीक ये है। नहीं, मुझे तो 30 31 साल हो गए हैं शुगर हुए। और महादशा तो मंगल की आई ही नहीं है अभी। अभी मेरी बुध नहीं की है, नहीं, बुध शुक्र। हाँ, अंतरदशा देखो में भी नहीं अभी है मंगल, महादशा में भी नहीं है। इनका बुध अष्टमेश में तो है ना, बुध अष्टमेश है, अष्टमेश की दशा चल रही है इनकी अभी। देखो, हमारी बात को थोड़ा सुनो। सुनाओ। हम जो कहना चाहते हैं वो आपको समझो। आप इस तरह बीमार नहीं रह सकती कि आपका कार्य बाधित रहे। ठीक। अब हम आपकी बीमारी का हम उपाय भी बता देंगे, आप ये बताओ कि आपको कौन सी बीमारी रहे। मेरे अब को डॉक्टर बीमारियां तो साहब। कई हो गई ना भैया इनको तो, लेकिन भाग्य घर में, आप कह रहे 9वें घर में मंगल गया, तो चलती फिरती छोटी मोटी होनी चाहिए, इनको तो ज्यादा बीमारी है। नहीं नहीं,
इनको रोग ऋण शत्रु से लाभ होगा। हमारी बात को समझो, हमारी बात को। यदि ये मेडिकल की दुकान कर ले, इनको मरीजों से लाभ होगा, ऋण देने से भी लाभ होगा, और क्या होगा, अगर कोर्ट कचहरी का काम कर ले उससे भी लाभ होगा, क्योंकि उस भाव का मालिक अपने स्थान से नवे स्थान पर गया। पहले हमारी बात को थोड़ा समझो, ठीक। हाँ जी, हाँ अब जी। क्या है कि अब ये है कि ये बीमार रहती हैं, तो कोई अंतरदशा महादशा ऐसे ग्रह की चल रही है जो बीमारी के ग्रह से या से संबंधित है। तो इस समय किसकी महादशा अंतरदशा चल रही है? बुध की बुध की। कुछ बता शुक्र सकते की हैं? अंतरदशा। हाँ जी, बुध की महादशा और शुक्र की अंतरदशा। अंतरदशा। अच्छा, शुक्र की अंतरदशा। तो देखो बुध इनकी कुंडली में अष्टमेश है। क्या है? अष्टमेश है और एकादशेश है। क्या? अष्टमेश और एकादशेश है, ठीक है, ठीक। तो जब बुध अष्टमेश है, अष्टमेश होने के कारण इनको पीड़ा होती है। क्या होती है? इनको पीड़ा होती है। शुक्र की अंतरदशा है, तो शुक्र इनकी कुंडली में सप्तमेश है और द्वादशेश है। तो बीमारियों पर इनको वो अस्पताल में एक बार भर्ती करा देगा। क्या करेगा? भर्ती करा देगा। अब क्योंकि शुक्र जो है, शुक्र की अंतरदशा है, तो शुक्र जो है, शुक्र क्या करेगा? जो हमें शुक्र मतलब होता है मीठा। शुक्र क्या मतलब होता है? मीठा। शुगर की प्रॉब्लम, शुगर की बीमारी हो गई। हाँ जी। क्या हो गई? कब से शुगर की बीमारी हो गई? 31 साल हो गए शुगर हुए। हाँ जी, हाँ जी। ओहो। अच्छा, तो आपको क्या है कि वो चूंकि सप्तमेश होकर के बैठा है, तो इसलिए आपको जो है जीवन में हमेशा जो है मीठे से कष्ट रहेगा, क्योंकि मिठाई के ही कारण आपको कष्ट मिलेगा। सप्तमेश का मतलब कोई भी ग्रह अगर मारक होता है तो वो अपने गुणों के प्रभाव को निगेटिव करते हुए उसको व्यक्ति को कष्ट देता है, ठीक है। अब इसके सुधार के लिए आप क्या करें कि अगर इससे आप मुक्ति चाहते हैं तो आप गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें। गजेंद्र मोचन? हाँ, गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें आप, ठीक है। जी जी जी। और एक रामबाण हम बात बता रहे हैं, उसको समझना हमारी बात। हाँ जी। कुंडली के सभी भावों की जिम्मेदारी हमारी लग्नेश की होती है। किसकी होती है? लग्नेश की। जैसे एक मालिक के 12 घर होते हैं, तो सबकी जिम्मेदारी तो हर घर की उसने सबको बांट दी। सब घरों के मैनेजर उसने नियुक्त कर दिए। एक व्यक्ति की 12 फैक्ट्री चल रही है और अलग अलग फैक्ट्री के उसने अलग अलग मैनेजर नियुक्त कर दिए कि आपको ये हमारी फैक्ट्री चलानी है, इसकी व्यवस्था सुचारू रूप से चले। लेकिन सारी किसी ग्रह की अच्छा है क्या कि अपनी अपनी फैक्ट्री का जिम्मेदारी तो एक पर्टिकुलर मैनेजर की है, लेकिन जब मैनेजर सही ढंग से कार्य नहीं कर पा रहा है, उस फैक्ट्री पर लापरवाही करता है या नहीं लापरवाही कर रहा है, कुछ कार्य ऐसे बिगड़ जा रहे हैं जिसको बनाने की उस पर सामर्थ्य नहीं है, तब क्या होता है कि उसका सहयोग कौन करता है? जो उसका असली मालिक होता है, यानी लग्नेश। कौन होता है? लग्नेश। तो कुंडली के सारे भावों का जो असली मालिक है, कमांडिंग अफसर है, वो लग्नेश है। तो लग्नेश होने के कारण अगर हम हनुमान जी की प्रार्थना करें और सुंदर कांड का पाठ करें तो आपकी सारी बीमारी जो है 1 वर्ष के अंदर समाप्त हो जाएंगी और जीवन में दोबारा नहीं हो। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। आप जो है सप्ताह में आप 2 बार तो कम से कम सुंदर कांड का पाठ कर लें जी। और हनुमान चालीसा भी पढ़ लें। आपको हम ये रिकमेंडेशन करते हैं कि अगर हनुमान चालीसा चाहे आप 100 बार पढ़ें, ठीक, वो उसका फल 1 बार सुंदर कांड के फल के बराबर होता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए
क्योंकि भगवान को अपने शरीर से भी ज्यादा अपने प्रभु के नाम को सुनना पसंद है। यहाँ तक कि उन्होंने मोतियों को माला को तोड़ तोड़ कर कहा था कि जिस चीज पर राम का नाम ना हो वो चीज मेरे किस काम की। तो उन्होंने तर्क दिया था सुग्रीव विभीषण ने, क्या इस शरीर में, जिस शरीर में आप, जो शरीर आपका है, इसमें क्या राम सीता है? नहीं, आपका शरीर बेकार है। तो उन्होंने छाती चीर कर दिखाई थी कि नहीं, मेरे अंदर भगवान की छवि है, भगवान की छवि निकली थी। इसलिए हनुमान जी के जो है, आप जो है हनुमान चालीसा पढ़ने से उतने खुश नहीं होते हैं जितने कि हनुमान चालीसा सुंदर कांड का पाठ आप करें। कहीं अगर सुंदर कांड का पाठ महीने में एक बार हनुमान जी की मूर्ति के सामने, हनुमान जी के मंदिर के सामने आप कहें, तो उनसे जो आप प्रार्थना करें, आपकी शुगर की और ये सब ठीक हो जाएगी। ठीक है जी सर। हेलो, ठीक है और इससे ठीक है। अच्छा, और कोई? अच्छा, तो आपका रोग ऋण, अच्छा, आप जो है सप्तम भाव पर हम चर्चा करें कि अभी छठे पर और कुछ पूछना है आपको? नहीं सर, हो गया। अच्छा, सप्तम भाव पर हम आपकी जब करते हैं तो आपका जो जीवन का पार्टनर है या आपके पति देव हैं या व्यवसाय देखा जाता है, व्यवसाय के पार्टनर देखे जाते हैं, और डेली बेसिस की रोज की कमाई देखी जाती है, जिससे कि हमारा जो है मतलब दाल रोटी चले जाए, रोज की इनकम देखी जाती है। ठीक है? हाँ जी। क्यों देखी जाती है? क्योंकि ये काल पुरुष की कुंडली का बाजार भाव है, बाजार का घर है। क्या है? बाजार का घर। कैसे बाजार का घर? क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में सातवीं राशि पड़ती है। सातवीं राशि का चिन्ह होता है तराजू। तराजू कहाँ होता है? जहाँ व्यवसाय होता है, कहाँ, जहाँ पर व्यवसाय किया जाता है, जैसे मार्केट। ठीक है? हेलो, मान सकते, इसलिए इसको इससे व्यवसाय देखा जाता है। भैया, हेलो, एक बार विनोद जी बात करना चाह रहे हैं आपसे। विनोद जी बात कर लीजिए। हाँ, कराइए। विनोद जी बोलिए। हाँ बोलिए भाई साहब, आपका स्वागत है। विनोद जी, आपने हाथ उठा रखा है, बात कीजिए। क्या बात कनेक्ट नहीं हो पा रही क्या? वो गड़बड़ हो गई उनके साथ, कनेक्ट नहीं हो पा रही। हेलो भाई साहब। हाँ विनोद भाई साहब बोलिए। आप वो माइक क्या पूछना चाहते हैं? माइक डिस्कनेक्ट हो गया उनका। कोई नहीं, कर लो बात आप। करने दो, कंटिन्यू कर लो, फिर सब देख लेंगे। अच्छा, तो हम बढ़े आगे? जी बढ़िए। हाँ जी सर, सातवां घर। अच्छा, तो सातवें घर में क्या देखा जाता है? हमारे जीवन का जीवन साथी, व्यवसाय देखा जाता है। व्यवसाय क्यों देखा गया? क्योंकि काल पुरुष की कुंडली की सातवीं राशि तुला राशि पड़ी। तुला का जो चिन्ह होता है, प्रतीक होता है, वो तराजू होता है। और तराजू का उपयोग कहाँ किया जाता है? हमारे व्यवसाय स्थान पर किया जाता है, जैसे कि बाजार में किया जाता है। बाजार में दाल लेंगे तो तौल कर देगा, शक्कर देगा तो तौल कर देगा, गल्ला देगा तो तौल कर देगा। ठीक है? हाँ जी। और कहने यहीं से हमारी रोज की दैनिक जीवन की जो कमाई है, जिससे दाल रोटी चलती है, देखी जाती है। ठीक है? अच्छा, तो अब इससे हमारे जीवन के जितने व्यवसायिक पार्टनर हैं और जितने लाइफ पार्टनर हैं, इसी से विचार होता है। कभी कभी तो यहाँ तक विचार होता है कि शादी आपकी कितनी होगी। ठीक है? एक होगी कि 3 होगी? एक जी, मतलब किसी भी प्रकार का पार्टनर हो, वो सप्तम स्थान से देखा जाता है। और ये सप्तम स्थान मारक क्यों होता है, आपको मालूम है किसी को? इसलिए मारक होता है कि यदि सप्तम का हम सदुपयोग करेंगे तब तो हमारे लिए ये वरदान है। और सप्तम का यदि हमने दुरुपयोग चाहा तो सप्तम स्थान ही हमको शमशान घाट ले जाने के लिए पर्याप्त कारण है। क्योंकि
कहते हैं घर का जो सप्तम स्थान होता है वो पत्नी का स्थान होता है, और पत्नी माँ लक्ष्मी का रूप है। और अगर उसको डिस्टर्ब किया, यदि उसके साथ गलत व्यवहार किया, तो पत्नी ही माँ लक्ष्मी से माँ काली का स्वरूप ले लेगी और आपके जीवन को बर्बाद कर देगी, इतना बर्बाद कर देगी कि आपको यही लगेगा कि हमारी मृत्यु हो जाए तो अच्छा है। ठीक है? हाँ जी सर। हमारी बात को समझे? जी जैसे सर। हमारे द्वितीय भाव को मारक भाव कहते हैं, इसलिए कहते हैं कि यदि आपका कुटुंब अच्छा है, सद्गुणी है, अच्छे लोग कुटुंब में है, तो वो आपको सहयोग देंगे। और आपके कुटुंब में एक जुआरी, एक शराबी, तो वो इतना अपने कार्यों से आपको परेशान कर देंगे कि वो एक आपके घर का सदस्य चोरी करके आएगा, वो वहां मारा जाएगा, वहां पकड़ा जाएगा, तो अपना कार छोड़कर आपको छुटाने जाना पड़ेगा, उसका इलाज कराना जाने पड़ेगा। वो आपके जीवन के रखे हुए पैसे जो कमा कर लाए उसको वो चुरा कर ले जाएगा, उसको वो खर्च कर देगा, क्योंकि कुटुंब भाव से धन का भी भाव, धन का भी स्थान होता है। तो अच्छा कुटुंब आपके जीवन में खुशियां लाएगा, आपके धन में बढ़ोतरी करेगा। और अच्छा बुरा कुटुंब आपको रोज नित्य नई समस्या देगा और आपका धन भी खर्च करा देगा। इस कारण से, जैसे बुरा कुटुंब मालूम किसका था? बुरा कुटुंब जो था विभीषण का था, रावण का परिवार था। ठीक है? तो जिनके परिवार में गलत आचरणवान व्यक्ति रहते हैं, या तो वो उसे, अगर वो अपने को मारक से बचना चाहे तो उस कुटुंब को छोड़ दे, नहीं तो वो लोग इतने गलत कार्य करते हैं, उसका इफेक्ट उनके जीवन में ही नहीं पड़ता बल्कि आपके भी जीवन में पड़ता है और आपको मुसीबत में ले जाएंगे। हमारी बात को समझे? ठीक है? जी। अच्छा, इसी तरह यदि हम, अगर हमारे पत्नी का भाव है, हमारे अपोजिट जेंडर का भाव है, यदि हम अपोजिट जेंडर के प्रति नकारात्मक रवैया अपनाएंगे, तो वो जो हमारे जो जीवन साथी है वो हमारे लिए इतनी मुश्किल खड़ी कर देंगे कि हमारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। इसलिए दोनों भावों में हमें बड़ा आचरणवान और सच्चरित्र रहना पड़ता है। ठीक है जी? हेलो? हाँ जी सर। तो इसलिए मारक होने का कारण ये है कि जहाँ ये दोनों भावों में कमियां आई तो वो व्यक्ति परेशान हो जाता है। ठीक है? अच्छा, तो अब सप्तम भाव से हम आपके विषय में ये बताएं कि आपका जीवन साथी कैसा है। ठीक है? तो आप ये देखें कि सप्तम स्थान का मालिक शुक्र जो है अपने से किस भाव में गया, तो सप्तम स्थान का मालिक अपने से 7, 8, 9 नवे भाव में गया। क्या गया? 9वें भाव में गया। तो आपका जो जीवन साथी है वो कैसा है? अच्छा है। क्या है? अच्छा है। ठीक है? हाँ जी। हेलो? हाँ जी सर। वो अच्छा इसलिए क्योंकि वो अपने स्थान से 9वें स्थान पर गया, अपने स्थान से 9वें स्थान पर गया और आपके लग्न से तृतीय स्थान पर गया। तो वो अपने लिए बहुत अच्छे हैं और तुम्हारे लिए थोड़े परिश्रम, तुम्हारे लिए थोड़ा एडजस्टमेंट आपको करना पड़ता है, क्योंकि आपसे तृतीय है और तृतीय भाव में मेहनत करनी पड़ती है। जो चीज प्राप्त करनी होती है, जो चीज चली जाती है, उसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। हमारी बात को मैडम समझ गई? जी सर। हेलो? हाँ जी सर। क्योंकि वो अपने लिए तो बहुत अच्छे हैं, क्योंकि वो अपने से 9वें में गए हैं। ठीक? हाँ जी। मतलब भाग्य स्थान पर गए। लेकिन आपकी लग्न कुंडली से जो हम देखते हैं उनके आपके पति, तो वो आपसे तीसरे गए। तो मतलब आप उनसे सुख प्राप्त करने के लिए आपको विशेष युक्ति का और विशेष परिश्रम का कार्य करना पड़ता है। ठीक है? हाँ जी। अच्छा, आप इस पर आप अपनी राय बताइए, क्या मेरी बात कितने % सही है? सर सही है। वो बहुत खुदगर्ज हैं, बहुत डोमिनेटिंग हैं, मतलब अपने आप में मस्त रहने वाले हैं। देखो वही तो कहा कि देखो वो अपने लिए अच्छे हैं
ठीक, मस्त रहते हैं, लेकिन आपको उनसे सुख प्राप्त करने के लिए थोड़ा परिश्रम करना पड़ता है बिल्कुल क्योंकि सर, आपसे परिश्रम तृप्ति गए। मैंने परिश्रम करना सर छोड़ दिया अब इस चलो वो विषय तो पे। आप कह रहे हैं, लेकिन ऐसा कर नहीं पाएंगी, ऐसा आप चलो कर नहीं पाएंगे। हाँ अच्छा, क्यों? कारण ये है क्योंकि वो आपसे तृतीय में गए। तृतीय का मतलब जो चीज अपने से तृतीय में चली जाती है वो ये चाहती कि मेरे लिए कार्य करो। हाँ जी। ठीक है। अब जो है, अब हम अष्टम भाव की चर्चा करें जी हाँ जी जी कि जी। सप्तम भाव में कुछ पूछना है? नहीं सर। अच्छा, ठीक है। अष्टम नहीं, भाव यही बता दो ना, है? पति क्या कैसे कैसे इनके पति कैसे ठीक होंगे इनसे, इसका उपाय। अच्छा अच्छा, ये तो बता रहे हैं। देखो, इनके पति जो है इनसे तृतीय में गए, इनसे तृतीय में गए, मतलब लग्न से तृतीय में गए। तृतीय में गए तो वो शुक्र है। और देखो, एक चीज उनमें बहुत क्वालिटियां है। सूर्य की भी क्वालिटी है, शनि की भी क्वालिटी है, बुध की भी क्वालिटी है, और गुरु की भी क्वालिटी है, केतु की क्वालिटी। तो ये मल्टी टैलेंटेड व्यक्ति हैं। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, ये ये तो है। व्यक्ति जो है, इनके पति जो है मल्टी टैलेंटेड व्यक्ति है। इनके पास छह ग्रहों के गुण पाए जाते हैं। हाँ जी, हाँ ठीक, जी। अब इनको अपने बस में कैसे किया जाए, ये बहुत बड़ी बात है, ये हम बता दें आपको। ठीक, हाँ जी। क्योंकि ये क्या है कि ये इनके पति शुक्र हैं। क्या है? इनके पति शुक्र हैं। और शुक्र क्या चाहता है? मीठी बाड़ी और मीठा भोजन। ठीक, तो इनको अपनी बाड़ी में बहुत मिठास लानी पड़ेगी। क्या लानी पड़ेगी? मिठास। लेकिन इनकी बाड़ी में मिठास नहीं है, इनकी बाड़ी में तर्क है, क्योंकि मंगल तर्क का कारक है। वो द्वितीय भाव में, द्वितीय भाव से वाणी का भी विचार किया जाता है। तो इनको लॉजिक भले ही गलत हो, लेकिन इनको ठाकुर सुहाती करने पड़ेगी। एक देहात में भाषा है ठाकुर सुहाती, मतलब मैं जानता तो हूँ कि ये बात गलत है, लेकिन आपको अच्छी लगती तो आपके मन की मैं कह देता हूँ। ठीक, हाँ में हाँ मिलानी पड़ेगी। हेलो, हाँ जी सर, हाँ जी। हाँ, तो वो तो वो क्या है कि आप तर्क करेंगे तो तर्क से नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि उनके साथ सूर्य बैठा है, उनके पास पावर है। जब आप तर्क करती हैं तो वो अपने पावर का प्रयोग करते कि नहीं, मैं घर का मालिक हूँ, तुम क्या जानो। हाँ जी, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सर, ये होता है। तो कहने का मतलब है, क्योंकि मंगल से नैसर्गिक बल में सूर्य ज्यादा बली होता है। हमारी बात को समझे? हाँ जी सर, प्लस बिल्कुल। उनके साथ 6 ग्रहों का सपोर्ट भी है, न समझे? तो उनके साथ उनके जो उनका वैभव है वो बहुत आपके ऊपर इफेक्ट डालता है। इसलिए आप तर्क को न करिए, सही गलत को, अपनी चतुराई से काम लीजिए। और शुक्र क्या है? शुक्र बहुत मीठा है, तो उसको मीठी चीज पसंद है, मीठी बात पसंद है। चतुराई से काम करिए और काम अपने मन का करिए। ठीक है, खीर खिलाए उन्हें, खीर खिलाए। देखो, खीर न खिलाएं, लेकिन मीठी बात का प्रयोग करें। शुक्राचार्य कौन थे? शुक्र का उत्पत्ति शुक्राचार्य से। शुक्र नीत, आप शुक्र नीत की एक किताब पढ़िए, मेरे पास शुक्र नीत की एक पुस्तक है, जिस हमने 3 नीतियां पढ़ी, विदु नीत पढ़ी, चाणक्य नीत पढ़ी, शुक्र नीत पढ़ी। हाँ, ठीक है, हम आपको एक उपाय बता रहे हैं, शुक्र नीत का सारांश। कि शुक्राचार्य क्या करते थे कि बात दो अर्थी करते थे। दो अर्थी का मतलब है कि किसी ने पंडित जी से पूछा कि आज का मौसम कैसा है, तो बोले घमाघम है। क्या है? घमाघम है। पानी बरस गया तो बोले पंडित जी ने कहा कि देखो बेटा, हमने आज कहा था घमाघम है। बोले क्या? बोले बहुत बारिश है। और फिर अगर पानी नहीं बरसा तो बोले देखो घमाघम तो हो रहा है कि घामे घाम है। हमारी बात को समझे? मतलब एक शब्द पर 2 अर्थ हो। हमारी बात को समझे मैडम?
आपको ऐसे शब्दों का चयन करना है जिसके दो अर्थ हो, मतलब आप क्या चित्त भी आपकी और पट भी आपकी, मतलब चतुरई। जी हमारी बात को मैडम समझ गए? जी ठीक। जी जी। और कोई क्वेश्चन? नहीं सर। और कोई क्वेश्चन है? अच्छा, और इसके लिए आपको इनको बस में करने के लिए आपको गौरी माता की पूजा करनी पड़ेगी। जी। क्योंकि जो है और एक चीज बता दें, और पति का सुख पाने के लिए सबसे पहले माता सीता ने गौरी जी के मंदिर में प्रार्थना की थी। जी जी ठीक। और जी। गौरी जी ने वरदान दिया था जो तुम्हारे मन में है वही तुम्हें पति मिलेगा। ठीक। अच्छा, और मिलने के और बाद पति ठीक कैसे होगा? मिलने के बाद पति केवल इसी, देखो आज के परिप्रेक्ष्य में हर हर स्त्री को, हर बहन बेटी को, हर व्यक्ति। रज्जू भैया, हाँ, इस धरती पे भाई से ज्यादा प्यारा कोई नहीं और पति से ज्यादा कोई शत्रु नहीं। क्या चीज? भैया कह रहे हैं इस धरती पे भाई से प्यारा कोई नहीं और पति से ज्यादा शत्रु नहीं। देखो ना, नहीं, एक नंबर आपका खुद का, लगन आपका खुद का, 7वां घर आपका प्रत्यक्ष शत्रु। हाँ जी। क्या चीज? जो पहला घर है ना आपका 180 डिग्री पे, 180 डिग्री पे आपका प्रत्यक्ष शत्रु होता है। हाँ, ठीक है, तो प्रत्यक्ष शत्रु तो प्रत्यक्ष शत्रु रहेगा, वो तो रहेगा ही सर। बस नहीं, प्रत्यक्ष शत्रु का मतलब आप नहीं समझ पा रहे। प्रत्यक्ष शत्रु का मतलब है कि ऐसा वो व्यक्ति मिलेगा जिसकी सोच हमारी सोच से बिल्कुल भिन्न हो, बिल्कुल अलग हो। हमारी बात को समझो भाई साहब। जो मुंह पे आके बोले कि गलत है, प्रत्यक्ष शत्रु नहीं ना। एक आदमी तो क्या है, प्रत्यक्ष का मतलब अप्रत्यक्ष पीठ के पीछे बोले और प्रत्यक्ष सामने उस बात को काटे। तो जो है 180 डिग्री पे प्रत्यक्ष शत्रु होता है, सामने आके लड़ने वाला होता है। देखो हमारी बात को थोड़ा समझो। देखो हमारी बात, वो 180 डिग्री पर जो व्यक्ति होता है वो हमारे सामने रहता है। बोलना न बोलने का अर्थ नहीं है। अब उसको हम उसका हम थोड़ा स्पष्ट कर रहे हैं, अभी स्पष्ट कर रहे हैं आपकी बात को कि 180 का व्यक्ति जो होता है वो हमारे सामने खड़ा होता है। अब वो हमारी बात को कब बोलेगा और कब नहीं बोलेगा, उसका कारण ये है कि जब हम बली होंगे तो वो हमारे सामने नहीं बोल पाएगा, और यदि हम कमजोर होंगे तो हमारे मुंह पर 4 बातें सुनाकर चला जाएगा। हमारी बात समझेगा सर? अगर अच्छे ग्रह है के लग्न में या लग्नेश बली है तो सप्तमेश कमजोर है तो जीवन साथी बात को नहीं काट पाता है, भले ही अपनी बात गलत हो। और यदि लग्नेश कमजोर है और सप्तमेश पावर पर है, अच्छी स्थिति पर है, तो भले ही हम अच्छी बात का उस बात को काट देता है और हमें अपमानित करता है। हमारी बात को भाई साहब आप समझ पाए? जी जी जी। हाँ, तो मतलब 180 अंश का मतलब ये होता है कि वो व्यक्ति मेरे सामने है, ठीक, और मेरी बुद्धि से, मेरे संस्कार से अपोजिट है। हमारी बुद्धि सोच से उसकी सोच अपोजिट है। लेकिन कब मुझे वो रिस्पेक्ट देगा और कब मुझे अपमानित करेगा, कब मेरी बात को सहमति देगा, कब मेरी बात को काटेगा, वो हमारी दोनों के पावर पर निर्भर है। यदि वो पावर पर अधिक है, वो मुझसे ज्यादा शक्तिशाली है, तो वो मुझे अपने अनुकूल चलाएगा। मैं उससे ज्यादा शक्तिशाली हूं तो मैं अपने जीवन साथी को अपने अनुकूल चलाऊंगी। ये इसका एक गुण रहस्य है भाई साहब। ठीक है भाई साहब? हेलो, हाँ जी भैया, ठीक है, ठीक है। अगर आपको ना विश्वास हो तो ऐसे घरों में जाइए जहां पति न सरकारी नौकरी न करते हो और पत्नी सरकारी नौकरी करती हो, उसका हाल देख ही आइए। ठीक है सर?
हाँ जी हेलो। सर, इस कुंडली में लगन स्ट्रॉन्ग हाँ। है या सप्तमेश? अच्छा, ये बता देते हैं आपको। जी ठीक, इस कुंडली में लग्नेश अकेला बैठा है और सप्तमेश 6 ग्रहों के साथ 5 ग्रहों के साथ बैठा है, तो मैं ये कह जी सकता हूँ कि जो है सप्तमेश पावर पर है, लग्नेश कमजोर है। जी जी जी, बिल्कुल ठीक बात है सर। ठीक है। जी जी जी। हेलो। हाँ अब जी सर, हाँ जी बिल्कुल। हमारे भैया ठीक है जी। अच्छा, नहीं, जहां ना सही समझ में आए हमसे बताना, ठीक। जी हाँ जी जी। क्योंकि हमसे यदि आप तर्क नहीं करेंगे तो आप सीख नहीं पाएंगे, क्योंकि हम कुंडली को विचारना सिखा रहे हैं आप। ठीक है। जी हाँ जी। हाँ जी। अच्छा, अब हम आगे बढ़े अष्टम भाव की तरफ, कि और सप्तम हाँ में भी जी। पूछना है कुछ बाकी? नहीं, बढ़ो 8वें में। अच्छा, अब हम बढ़ते हैं आगे। अष्टम भाव में चंद्रमा बैठा है। अष्टम भाव का मालिक बुध जो है लग्न से तीसरे में बैठा है और अपने से 8वें में बैठा है। कहाँ बैठा है? अपने से 8वें में। 8वें में। तो 8वें में। अब हमें 8वें, तो जिससे ये निश्चित हुआ कि अष्टम भाव से जिन जिन चीजों का विचार होता है, उनके उन वस्तुओं का हमारे जीवन में सुख कम रहेगा, उन वस्तुओं का अभाव हमारे जीवन में रहेगा, उन वस्तुओं के कारण हमको तकलीफें आएंगी। ठीक है। क्योंकि अपने भाव से जो चीज अष्टम में चली जाती है वो पीड़ा देती है, और लग्न से तीसरे में जाने का मतलब है कि उन वस्तुओं के लिए हमको परिश्रम या संघर्ष करना पड़ता है। तीसरे का मतलब होता है परिश्रम और संघर्ष। ठीक है। जी तो क्या है कि तृतीय, अब ये हो गया कि अष्टम भाव से हम क्या क्या विचारते हैं। तो अष्टम भाव से जो हमारी अर्ण मनी होती है, जो पैतृक संपत्ति होती है, या ऐसी संपत्ति जो जिसको हम जिसको जिसके लिए हम प्रयत्न नहीं करते हैं, जिसको हम कमा कर नहीं रखते हैं, ऐसी पैतृक संपत्ति या दूसरे का धन। ठीक है। और अचानक आने वाले लाभ, अचानक आने वाली समस्याएं। 8वां घर क्या होता है? अचानक होता है। इसमें कोई चीज किसी को मालूम नहीं होती है। सुख आएगा तो अचानक आएगा, जैसे किसी की जो है कोई बहुत बड़ा लॉटरी लग जाए, किसी व्यक्ति की जमीन मिल जाए, हमारी बात को समझना। ठीक। या जी। किसी का एक्सीडेंट हो जाए, समझे मैडम, जिसका अचानक। पहले से कोई पूर्वानुमान न हो। अष्टम भाव में क्या मतलब होता है? ऐसी वस्तु, ऐसी घटनाएं जिनका हमारे मन मस्तिष्क में कोई भी पूर्वानुमान नहीं था, और छठे भाव की समस्या का हमें पूरा पूर्वानुमान होता है, और उस पर हमारा सतत चिंतन होता रहता है। वो छठा भाव है, जहां अचानक कोई सडनली कोई कार्य अच्छा या बुरा होता है। अच्छा, इसमें क्या है? ये तंत्र मंत्र के है। तंत्र मंत्र का मतलब है कि ये एक रिसर्च का भाव है। यहाँ व्यक्ति अच्छे भाव में गया तो वो अच्छे देवी देवताओं की साधना करेगा, और यदि इसमें कोई पापी ग्रह की दृष्टि पड़ गई या प्रभाव आ गया तो वो तंत्र मंत्र पर वो लग जाता है। ऐसे व्यक्ति जो है अष्टम भाव वाले, जितने भी वैज्ञानिक होते हैं वो सब, उनका अष्टम भाव मजबूत होता है। जितने भी संसार में तांत्रिक होते हैं, जितने ज्योतिषी होते हैं, वो अष्टम भाव उनका प्रबल मजबूत होता है। ठीक है। क्योंकि अष्टम भाव में क्या होती है? वो विद्याएं जो धरती के गर्भ की छुपी हुई बातों को बताएं, जो स्पष्ट न दिखने वाली वस्तुओं के विषय में जानकारी दें, ऐसी सारी विद्याएं जो होती हैं। ऐसे धन, ऐसी संपत्ति जो धरती के नीचे दबी हो, या जैसे तेल है, कोयला है, ऐसी वस्तुएं जो धरती के गर्भ में दबी है, जो ऊपर से नहीं दिखाई पड़ती हैं, इन सारी चीजों का विचार हम अष्टम भाव से करते हैं। ठीक है जी मैडम। जी। हाँ जी हेलो। सर। जी सर। अच्छा, समझ में हमारी बात आए? हाँ, ठीक। लेकिन एक बात और अष्टम, पूछनी थी। 8वें भाव हाँ का स्वामी अपने से ही 8वें में चला गया, ये क्या इफेक्ट लाएगा? हाँ, अष्टम भाव का स्वामी अपने से अष्टम में गया तो ये बहुत बड़ी तकलीफ देगा। तकलीफ हाँ। का भाव का मान, ये मतलब तकलीफ के घर में चली जाए, ये तकलीफ है, वो तकलीफ के घर में चली जाए तो इसको कहते हैं कि दाद में खाज है। जैसे
खाज हो जाए, यदि किसी को कोढ़ हो और उसको खुजली वहीं लग जाए तो उसको खजवाना पड़ेगा, खुजलाना पड़ेगा, तो उसको बहुत कष्ट है। ठीक है, मतलब उस इसके व्यक्ति निवारण के से लिए संबंधित। अच्छा, दशा भी बुध की चल रही है, तो इसका क्या निवारण किया जाए? अच्छा, बुध के निवारण के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का मतलब जो है, आप विष्णु सहस्त्र नाम डेली सुने, ना डेली सुने तो हफ्ते में 2 बार। ठीक, तो इसका दान भी कर सकते हैं बुध का, बुध की चीजों का? बुध का दान में आप सबसे अच्छा दान तो हम ये बताएं कि आप गायों को कुछ खिलाएं। ठीक, अच्छा, चारा खिला दे, बुध का हरा हो गया। हाँ, चारा खिला दें। और बुध का क्या है कि जितनी भी हमारी कन्याएं हैं, ठीक, तो जो गरीब कन्या जो झुग्गी झोपड़ी में रहती हैं, उनके बुध कन्या हो चाहे लड़का हो, बुध बच्चा है, बुध बच्चा है, बुध नपुंसक है, उस ना वो पुल्लिंग है ना वो स्त्रीलिंग है। हमारी बात को समझना मैडम। ठीक, हाँ जी, हाँ बुध जी। बच्चा, तो ऐसे हम गरीब झोपड़पट्टी में जाएं और उनके लिए हम वस्त्र दे आए। क्या दे आए? वस्त्र दे आए, और या हम किताब दे आए, हम स्कूल जाएं और हम अपने गरीब बच्चों के लिए कुछ पुस्तकें दे आए। ठीक है, हाँ जी, हेलो, हाँ ठीक। जी, हाँ जी। लेकिन अष्टम भाव में चंद्रमा बैठा है, तो सबसे ज्यादा चंद्रमा का इफेक्ट खराब आ रहा है। तो चंद्रमा का इफेक्ट खराब होने के कारण यदि आपसे बन सके तो आप भरतकूप जाइए। समझो मैडम, अगर हमेशा के जीवन के कष्टों से छुटकारा यदि आप चाहती हैं तो आप भरतकूप जाइए। और भरतकूप में सभी तीर्थों का जल है, क्योंकि आपका जल दूषित हो गया। यहाँ काल पुरुष की कुंडली में अष्टम भाव में वृश्चिक राशि होती है। वृश्चिक राशि का मतलब बिच्छू यानी जहर। तो क्या हो गया? चंद्रमा में यानी पानी आपका जहरीला हो गया, मन आपका अशांत हो गया, जल से संबंधित बीमारी, जुकाम वगैरह और जो है मानसिक बीमारी आपको इस समय परेशान कर रही है। तो आप ये करें। और क्या कर रहे हैं? चतुर्थ भाव का काल पुरुष कुंडली के चतुर्थ भाव का मालिक है, तो आपको घर के सुख में, और माता का सुख पहले ही चला गया क्योंकि वो उसका कारकत था, घर के में सुख और मन की शांति सब व्यतीत हो रही है। आप ऊपर से हंसते हैं, अंदर से रोते हैं। सच्चाई आपकी ये, इसका कारण चंद्रमा है। ठीक है मैडम? बिल्कुल सही सर। आपने क्या बोला, कहाँ पे जाने? भरत कुंड। भरत कुंड कहाँ पे है सर? ये भरतकूप जो है चित्रकूट के अयोध्या। अगर आप भरतकूप न जा पाए तो आपको हम एक और उपाय बताएं। बताओ। आप उत्तर प्रदेश में बांदा जिला के आगे एक भरत जो है, ये चित्रकूट धाम है, चित्रकूट जिला है। अच्छा जी। वहाँ भगवान रामचंद्र 12 वर्ष रहे थे। अच्छा हेलो, हाँ जी, हाँ जी भैया। तो यदि आप तो अगर उसी चित्रकूट जाने से 15-20 किलोमीटर पहले भरतकूप का स्थान मिलता है। वहाँ सभी तीर्थों का जल भरत जी ने एकत्रित किया था। यदि वो भी आप न ला सके तो फिर हम आपको और पावन जल की बात बताएं। आप कहीं आप जाइए जहाँ भगवान रामलला का मंदिर हो। हाँ जी, हेलो, हाँ जी, हाँ जी। और वहाँ रामलला के मंदिर में भगवान को एक परात पर रख करके उनको स्नान कराया जाता है। और स्नान कराने के बाद वो जल एक तांबे के पात्र में रखा जाता है, उसमें तुलसी दल डाला जाता है, उसको कहते हैं चरणामृत जी। क्या कहते हैं? चरणामृत। तो जो लोग हमारी समाज में, हिंदू समाज में जो लोग भगवान के दरबार में दर्शन करने जाते हैं तो उस मंदिर का जो पुजारी होता है वो भगवान के चरणामृत को हर भक्त को देता है। ठीक है? वो चरणामृत आप एक शीशी में ले आइए
उसको पी लीजिए और उसको सर में आप लगा लीजिए, ठीक है, और उसको पूजा स्थान पर रख दीजिए, आपकी व्याधि शांत हो जाएगी। ठीक, और जब खत्म हो जाए फिर और ले आए? एक बार आप ले आना, भगवान का चरणामृत कभी खराब नहीं होता, उसको रखे रहने देना, उसको जब लाना तो पी लेना है। और उस पीना तो एक बार है मैम, पीना तो एक बार है, थोड़ा सा पीना है, बाकी रख लेना है। हाँ, और उसको सर पर लगा लेना, ठीक, सर पर, ठीक। और जब फिर कभी आते जाते समय लगे तो भगवान का फिर ताजा चरणामृत आप हाथ में ले लेना, पी लेना, वो पहले वाला आपके घर में रखा रहेगा। तो गंगा जी की उत्पत्ति भगवान के चरणों से हुई है, ठीक है। तो बार बार रखना नहीं, रखा एक बार जाएगा, लेकिन जब जितने बार आप पी सके, मंदिर जा सके जीवन में, तो पी लेना, वो ताजा रहेगा, उसमें कोई कीटाणु भी नहीं होंगे। ठीक है मैडम? जी जी, हेलो, ठीक है जी, अष्टम भाव, ठीक। अब हम इस पर और चर्चा करें कि नवे भाव पर चले? नहीं, अष्टम का ही और बताओ। जैसे अष्टम आयु का घर होता है और इसी की दशा चल रही है अष्टमेश की। अष्टम आयु का घर है, और अष्टम इनकी क्या है कि जब जो है अष्टम का, जब इनकी बुद्ध की, हाँ अब देखो आपकी मार्केश की दशा चल रही है मैडम। हाँ जी, ठीक, मार्केश में देखो, देखो आपके अष्टम भाव की दशा चल रही है, उसमें भी अंतर मार्केश शुक्र का चल रहा है। हाँ, ठीक। तो और आप अपने जीवन की रक्षा के लिए, अष्टमेश भी अपने से अष्टम में बैठ गया, वो भी खराब हो गया, अष्टम में गया है। तो जो ये पीरियड चल रहा है आपके लिए बहुत बड़े कष्ट का पीरियड चल रहा है। तो इसका कोई बहुत ठीक उपाय बता दो, एक ही जो निकल जाए ये पीरियड। इसके लिए आप, क्योंकि ये बुद्ध है, तो भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम का आप पाठ जितना ज्यादा से ज्यादा कर सकें, ठीक है। अच्छा, और जो है चंद्रमा है, तो चंद्रमा के लिए आप शंकर जी पर, जो है शंकर जी की लाट पर जो है एक दिन एक मटकी लेकर के, जो है मिट्टी की मटकी लेकर के, उसमें जो है जितना आप दूध ले जा सके, 2 किलो 4 किलो 5 किलो, ठीक है। तो सोमवार के दिन ना, सोमवार के दिन आपकी छुट्टी हो, इतवार के दिन मान लीजिए दिन आप फ्री रहती हो, उस दिन उस लाट के ऊपर एक कोला करके, एक जो है कपास की रुई की बाती बनाकर डाल दे, तो उसको धीरे धीरे वो दूध उनके ऊपर टपकता रहे, ठीक है। जी जी, हेलो, शिवलिंग पर टपकता रहे, शिवलिंग पर। हाँ हाँ, उसके लिए क्या होगा कि 1 पाई का तिपाया बनाया जाता है, उस पर मटकी रखी जाती है और उस पर नीचे से बाती लटकाई जाती है, जल टपकता है, दूध टपकता है। ना कुछ हो सके तो आप 100 ग्राम दूध 5 किलो पानी 10 किलो पानी में डाल दें, प्रतिदिन बन जाए तो शंकर जी को चाहे 5 बूंद जो है दूध चढ़ाए, लेकिन शंकर जी को दूध चढ़ाना पड़ेगा, इससे आपका चंद्रमा ठीक हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि चंद्रमा का निवास स्थान भगवान के भोले बाबा के सर पर है। तो जब भगवान भोले बाबा के सर पर है, तो चंद्रमा को जब दूध चढ़ाते हैं तो चंद्रमा वो दूध का पान करता है और भोले बाबा को वो दूध मिलता है, तो दोनों लोग खुश हो जाते हैं, ठीक है मैडम? हाँ जी, हेलो, ठीक है, हमारी आई आ रही है। और कुछ पूछें? सर आप 2 उपाय करें, आप ठीक हो जाएंगे, ठीक। हेलो सर, मैं ये पूछ रही हूँ कि ये जो चरणामृत वाला उपाय बताता सर, वो तो हर कोई रख सकता होगा अपने घर में, या कोई स्पेशलाइज है? हाँ, जैसे सर हम लाते तो हैं, मंदिर जाते हैं तब तो पी लेते हैं, लेकिन रखने के लिए ला सकते हैं? वो चंद्रमा अगर 8वें घर में है तो नहीं मैम, चंद्रमा वो पॉजिटिव होगा अगर ऐसा चंद्रमा से लिंक है तो? ऐसा नहीं, भगवान का चरणामृत जो है ये बहुत बड़ी रेमेडी है, किसी को हो या ना हो,
वो जो व्यक्ति घर में लाएगा उसका चंद्रमा ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। ठीक ठीक है जी, क्योंकि वो भगवान गंगा जल भी का रखते हैं ना। चरणामृत है। हाँ जी भैया। हाँ, हर कोई रख शुद्धि के लिए रखते हैं। अच्छा, ऐसे ही कोई भी फंक्शन वगैरह होता है, सारा घर साफ सुथरा किया जाता है ना। तो यहाँ पे अष्टम भाव जो है, अष्टम भाव तो बोला ही उसके लिए है ना, गंदा स्थान बोला है, या आपके जो है हम बोलते हैं प्राइवेट पार्ट्स, गुप्तान, है ना, या गंदा पानी, या क्या नाम है वो, उस तरह से। तो उसको शुद्ध करना तो अच्छी बात है ना। चाहे आपके घर पे गंगा जल रखा हो, ठीक है ना, चाहे भरतकूप से वो लास्ट को, भरतकूप की कहानी क्या है कि भरत उनसे मिलने गए थे भगवान राम से, और वही राज्याभिषेक करना चाह रहे थे। तो राज्याभिषेक करने के लिए सभी जगह से जल मंगवाया गया था पवित्र नदियों से। जब भगवान ने वहां मना कर दिया राज्याभिषेक करवाने के लिए, तो वो जल एक कुएं के अंदर उतार दिया गया। तो वो सारा, जैसे गंगा जल के अंदर क्या होता है, हम एक लोटे पानी के अंदर थोड़ा सा गंगा जल मिला देते हैं तो सारा गंगा जल हो जाता है ना। इस तरह से वो सभी जगह का जो पवित्र नदियों का जल लाके कुएं में डाला गया, तो वो कुआं जो है वो सारा पवित्र हो गया और सब नदियों का उसमें मिश्रण हो गया। ठीक है ना, इसलिए भरतकूप का जल बोल रहे हैं कि अलग अलग जगह से इकट्ठा ना करके सब जगह का आपको इकट्ठा ही मिल जाएगा। ठीक है, हाँ भाई साहब। तो कंटिन्यू करो जी, 3 मिनट है। अच्छा, ये कह रहे थे कि आप अष्टम भाव में रहे कि नवे भाव पर चले? जी, हेलो, कल पूरा कर लेंगे, अभी तो 4 भाव रह रहे हैं। चलो कल कर लेंगे जी पूरा फिर है। हाँ ठीक है, ठीक है सर। इस बीच जिसने जो किया है 3 मिनट है, किसी ने कुछ पूछना हो 1 मिनट, वो बोल रही है 1 मिनट पूनम जी। हाँ हाँ, ठीक है। मैंने ना हाँ, बताइए। घाट का पानी भी लाके रखा हुआ है अपने घर में। क्या चीज? शमशान घाट का पानी। अच्छा पूनम मैम, ये किसने? पूनम मैम, ये लाल किताब का है। सुनो, हालांकि भाई साहब ने कुछ नहीं कहा है, मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, भाई साहब फार्मर हैं, इनकी जीविका जो है किसान से है, अपनी खेती से। ठीक है, तो जो ये प्रेडिक्शन दे रहे हैं ये अपनी मर्जी से दे रहे हैं, स्वेच्छा से दे रहे हैं। ठीक है ना। लेकिन अगर कोई स्वेच्छा से इनके अकाउंट में कुछ डलवाना चाहे, ठीक है, तो मैं यहाँ पे नंबर आपको बता देता हूँ। ठीक है जी 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 जी। तो कहने का मतलब ये अपनी स्वेच्छा से दे रहे हैं, आप भी अपनी स्वेच्छा से दे सकते हो, कोई फाउंडेशन नहीं है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, नंबर भाई साहब बोल दो एक बार, मैं इस पे लिख देता हूँ। अच्छा, हम कल नंबर बता देंगे यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, कल बता देंगे। ठीक है, अच्छा, इसमें हम आपको ये बताना चाहते हैं बहन जी, समझो बहन जी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो एक बात, हमारी बात को याद रखना, वैदिक के उपाय 100% लागू होते हैं और लाल किताब के उपाय 50% लागू होते हैं, क्योंकि वैदिक शुद्ध सात्विक होता है और लाल के उपाय राजसिक और तामसिक होते हैं। तो जो सात्विक चीज है वो ज्यादा प्रभावशाली होती है, उससे व्यक्ति को नुकसान नहीं होता है, और राजसिक तामसिक चीजों में कभी कभी नुकसान हो जाता है। रावण ने जो गढ़ा जनक जी के राज्य को में अकाल लाने के लिए गाड़ा था, उसी घड़े के कारण सीता जी उत्पत्ति हुई और उन्हीं सीता जी के कारण रावण का विनाश हुआ। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि वैदिक उपायों को आप जीवन में महत्व दें। लाल किताब के अगर महत्व देंगी बहन जी, तो ये निश्चित है कि ये लाल किताब का करने वाला विशेषज्ञ रावण से ज्यादा योग्य कोई व्यक्ति हो नहीं सकता, क्योंकि वो 3 काल का ज्ञाता था। उससे बड़ा न जोशी आज तक कोई हुआ है, ना भविष्य में होगा। फिर भी उस लाल किताब के उपाय, क्योंकि लाल किताब की उत्पत्ति सूर्य भगवान के सारथी अरुण से हुई, उसने ये ज्ञान रावण को दिया। ठीक है भाई, बात नहीं समझे? शमशान घाट के जल के चक्कर में मत पड़ो, हम आपको एक बहुत बड़ी बात बता रहे हैं। ठीक, जी जी। क्योंकि
ये शमशान घाट से कोई भी वस्तु लाई नहीं जाती है, ये समझ के चलो। हम कम से कम, हमारे पास ग्रामीण क्षेत्र में मेरे पास ट्रैक्टर है, मैं इतनी अवस्था में कम से कम 50 बार मिट्टी लेकर के जा चुका होगा अपने ट्रैक्टर से।